अब हम आ गए हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको बेसिक क्लियर करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के। हमने बात की थी ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, तो हम पता नहीं लगा पाते कि जब भी कोई सामान बनाएंगे, जब भी कोई जॉब करेंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कस्टमर से इसे रिकवर नहीं करेंगे। कस्टमर से तो लेना है, लेकिन हमें पता नहीं है कितना खर्चा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। वो अंदाजा लगाकर हम अपने कस्टमर से पैसा लेंगे। तो वो अंदाजा लगाकर एस्टिमेशन बेसिस पर रिकवरी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस वी चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम कस्टमर ऑन एस्टिमेशन बेसिस। हम पहले से ही सोच कर पैसा वसूल करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा काम, इसे समझते हैं। जो भी ओवरहेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अल्टीमेटली तो हमें कॉस्ट यूनिट जो भी बना रहे हैं उससे चार्ज करना ही करना है। अब ये जो ओवरहेड कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब खर्चे को यूनिट्स में बांटना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब हम अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, मतलब हर प्रोडक्ट की यूनिट में बांटना होता है। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एक खर्चों को बांटने का वो तरीका है जिससे हम एक यूनिट या एक जॉब या एक लॉट या एक प्रोसेस या एक ऑर्डर पर खर्चे को बांटते हैं। इसे रिकवरी या एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सोचना है कि हम कैसे रिकवर करें और हम उस खर्चे को अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे। ये हम पहले करते भी आए हैं। कॉस्ट शीट में हमने सीखा था जॉब ऑर्डर है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, लेकिन हमें फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया। तो वहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के बेस पर हमने रिकवर किया है ज़्यादातर। उस तरीके से रिकवर करना है। हमारे ओवरहेड कितने होते हैं, तीन टाइप के मेनली। वैसे तो होते बहुत सारे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है और भी होते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में मेनली तीन ओवरहेड पढ़ते हैं। नंबर वन, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे वर्क प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसे जनरल ओवरहेड भी बोलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम एक एक करके हर एक ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन सीखेंगे कि हम अपने कस्टमर से इन खर्चों को कैसे वसूल करेंगे। सबसे पहले एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड हम अपने कस्टमर से कैसे रिकवर करें। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड दिए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लिस्ट लिमिटेड है और इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। हम और किसी हिसाब से भी अपने कस्टमर से इन पैसों को वसूल कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो आपके सामने है। और ये भी मैंने इस सीक्वेंस में दिए हैं जिस सीक्वेंस में ये पॉपुलर है या रेलेवेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से हम अपने कस्टमर से फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करते हैं। डायरेक्ट लेबर आर रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, आउटपुट, मशीन आर रेट या कंबाइन। इसमें मशीन आर रेट को थोड़ा सा ऊपर पहुंचाया जा सकता था क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल रहता है अगर लेबर आर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड की। देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है कि हम अंदाजा लगाएं लास्ट, या तो लास्ट ईयर में कि लास्ट ईयर में हमारी इतनी लेबर हुई थी, उसके ऊपर इतना फैक्ट्री ऑर्डर था, उसका रिलेशन क्रिएट करें, या फिर हम बजट बनाएं और बजट के हिसाब से अपने कस्टमर से रिकवर करें। ज़्यादा बेहतर है बजट बनाएं, क्योंकि लास्ट ईयर में जो भी हुआ वो लास्ट ईयर में वो पास्ट है, और अब बजट हमें बताएगा इस करंट ईयर में क्या होने की उम्मीद है। जो प्राइस में चेंजेस हैं इन्फ्लेशन की वजह से वो सब इंकॉर्पोरेट हो जाते हैं बजट में। तो बजट एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन केस हमने बजट नहीं बना पाए हैं या किसी वजह से हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग पास्ट लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट के हिसाब से भी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं।
इस मेथड में जो डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस आता है वो हम बेस लेते हैं एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। बेस लेना है इसलिए इसको बेस में रख देंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, कोई भी XYZ कोई भी बेस है उसे हमें नीचे रखना है, नोमिनेटर में फैक्ट्री ओवरहेड ही आएंगे और डिनोमिनेटर में हमारे केवल और केवल जो बेस चेंज होता रहेगा वो आएगा। अब यहाँ पर ये बात समझते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कहीं कहीं करना है और कहीं पर नहीं करना है। तो कहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें और कहाँ ना करें। देखिए, अगर अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड तो सबको पता ही है कि रुपीज में होगा। अगर बेस भी रुपीज में है तो अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में ये रेट जो आएगा पर 1 रुपी आ जाएगा जो पॉइंट्स में आएगा। तो हमें अगर किसी भी ऐसे बेस पर एब्जॉर्ब करना है ओवरहेड जो रुपीज में है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। मतलब बेस में रुपी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बेस में रुपी नहीं है, जैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो पर आवर ही ठीक है, 1 घंटे का ही हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे ना कि 100 घंटे का। तो इसलिए बहुत ही सिंपल बात है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई कब करना है, जब बेस में भी रुपीज हो। तो अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी रिकवर करना है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये क्या हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया उनका बेसिस ऑफ बजट, हम बजट बनाएंगे या लास्ट ईयर कॉस्ट शीट या लास्ट ईयर हमारा डाटा यूज होगा। इसको कैसे यूज करेंगे, आइए हम एक क्वेश्चन सीखते हैं, समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है ये। हमें यहाँ बता रखा है कि जून 2011 में हमें डायरेक्ट वेजेस 72,000 रुपीज़ की है और ओवरहेड हमारे इसी डिपार्टमेंट में 90,000 रुपीज़ के हैं। हमें बताना है कि अब फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे वसूल किया जाए। तो हमें पता चल गया कि फैक्ट्री ओवरहेड है 90,000 और लेबर है 72,000। हम इनका रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी रिलेशनशिप के बिहाफ पर फ्यूचर में हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड इज 90,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 72,000, तो ये हमारा आ जाता है 125%। इसका मतलब अब हम अपने कस्टमर से, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बात आप समझिए, जब भी कोई जॉब आएगी, न्यू जॉब, वहां पर हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता होगा, एक्चुअल में कितना एक्सपेंस आएगा ये हमें पता होगा। क्योंकि हमें डायरेक्ट लेबर पता है तो जो भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, सपोज मटेरियल 1000 है, लेबर 2000 है और एक्सपेंसेस 500 है, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 3500। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड उससे कैसे रिकवर करें, तो उसके लिए हमने क्या रेट निकाला है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकाला है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 125% ऑफ व्हाट, ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि बेस क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेजेस का 125% हमें रिकवर करना है। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास है 3500। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट वेजेस 2000 का 125%, तो 2000 का 125% कितना हो जाएगा 2500। तो हम कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट 6000 है। आगे और ऑफिस ओवरहेड भी किसी बेस पर रिकवर करेंगे, सेलिंग ओवरहेड भी रिकवर करेंगे, प्रॉफिट भी हम चार्ज करेंगे और फिर सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ये काम हमने कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी किया था। अब यहाँ पर एक जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं,
वो मतलब कॉमन सेंस लगाना जरूरी है कि डायरेक्ट मटेरियल 1000 का है, लेबर 2000 है, प्राइम कॉस्ट 3500 है। स्टूडेंट पता क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट 3500 और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लिख देते हैं, कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो 90,000 है, तो 90,000 लिख देते हैं। या फिर वो कहते हैं कि हमें एब्जॉर्ब करना है, लेबर 72,000 है, तो 72,000 के यहाँ पर टोटल 90,000 एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब चलो ये तो ठीक है कि यहाँ पर इतने कम अमाउंट है कि आपको लगेगा 3500 है तो 90, लेकिन अगर इसकी अमाउंट मटेरियल की 1 लाख और लेबर की 2,50,000 डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाए, 3,50,000 हो जाए, तो स्टूडेंट 90,000 फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये बेस लेने के लिए पास्ट इंफॉर्मेशन है, पास्ट डाटा है जो हो चुका है या बजटेड है। तो अब हमें जब भी कोई जॉब करेंगे तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेट है उस रेट को अप्लाई करेंगे और बड़े आराम से फैक्ट्री कॉस्ट या सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए रेट को कैलकुलेट करना है। आइए एक नया मेथड सीखते हैं, नया रेट सीखते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट लेबर आर रेट। अभी अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर भी रुपये में हो बेस में तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जगह डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, जो नंबर ऑफ आवर्स रुपीज़ में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर आएगी। 1 घंटे में हम अपने कस्टमर से हर घंटे का कितना पैसा वसूल करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमने अगेन बता रखा है जून में 18,000 आवर्स यूज हुए हैं, जिसमें ओवरहेड का एक्सपेंस 90,000 है। तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है लेबर आवर रेट के हिसाब से। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या फॉर्मूला लगेगा, हमेशा याद रखिए, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बेस, बेस क्या डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 90,000 डिवाइड बाय 18,000, तो ये आ गया हमारा 5 रुपीज़ पर आवर। अब जितने भी जॉब या कस्टमर आएंगे, जितना घंटा काम कराएंगे हम, हर घंटे का एवरी आवर वी विल एब्जॉर्ब 5 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के बेस पर हम कैसे रिकवर करेंगे, बेस है मटेरियल तो मटेरियल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट रुपीज़ में है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पर 100 रुपीज़ निकल कर आए। यहाँ पर मटेरियल है 75,000, तो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 90,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 75,000, तो पता चल जाएगा 120%। इसका मतलब जो भी हमारी जॉब है उसमें हमारा मटेरियल की कॉस्ट आएगा उसका 120% हम रिकवर करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। ऐसे ही बेस में अगर प्राइम कॉस्ट है ये भी रुपीज़ में होती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में मटेरियल है 75,000, डायरेक्ट मटेरियल 75,000, डायरेक्ट लेबर 72,000, तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया 1,47,000 प्राइम कॉस्ट हो गया। अब हमें जब फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करने हैं तो हम लोग कैसे रिकवर करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आ जाएगी, क्या सीखा अभी अभी हमने कि फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड है 90,000 और प्राइम कॉस्ट है 1,47,000, तो 90,000 अपॉन 1,47,000 61.22%। तो हम प्राइम कॉस्ट का 61.22% अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट में
हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट का एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा है क्योंकि यहाँ बेस में रुपीस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है 90,000 डिवाइड बाय 15,000, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट के लिए 6 रुपये हमें रिकवर करने हैं। तो बहुत सिंपल है, जो भी बेस है आप उससे डिवाइड करते जाइए और हमारा आंसर आता चला जाएगा। मशीन आवर रेट मेथड में मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे जैसे हमने लेबर आवर से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरहेड है 90,000 और मशीन आवर से 25,000, तो 90,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 25,000, तो हमारे पास एक यूनिट के लिए रिकवर करने का रेट 3.6 रुपीज़ आ गया। ये हम 1 घंटे का पैसा वसूल करेंगे। कई बार हम कंबाइंड कॉस्ट ले लेते हैं कि हम लेबर आवर्स और मशीन आवर दोनों से डिवाइड करेंगे ऐड करके। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं आप लोग, 90,000 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों को ऐड करके 43,000 से, तो कंबाइंड कॉस्ट आ जाएगी 2.09। ये भी हम बेस ले सकते हैं। चलिए आ गया वो क्वेश्चन जिसका हमें इंतज़ार था कि थोड़ा सा ऐसी कैलकुलेशन हो कि हमें अच्छे से पता चले। तो यहाँ पर हमें एक बजट दिया हुआ है और एक एक्चुअल दिया हुआ है। अब इसे बहुत अच्छे से समझना है कि जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, जो हम सोचेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें अपने कस्टमर से किस हिसाब से, किस बेस से अपने खर्चे को रिकवर करना है, तो वो एब्जॉर्प्शन रेट किस पर बेस्ड होगा? बजटेड डाटा पर, ना कि एक्चुअल पर। जो एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड होगा वो बजटेड डाटा पर होगा। एक जॉब है, जॉब का नंबर है KP102। ये एक जॉब ऐसी है जो इस पीरियड में की गई है और हमारा जो एक्चुअल डाटा इस रिलेटेड जॉब से है, तो क्या होगा? प्राइम कॉस्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। हमसे पूछा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट प्री डिटरमाइन, पहले से पता करी हुई। तो जो पहले से पता करी हुई है वो बजटेड डाटा पर ही हो सकती है, एक्चुअल डाटा पर पहले से कैसे पता लगा लेंगे? फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो मुझे जल्दी से बच्चों बताइए कि फैक्ट्री एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और मुझे बताओ मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा या नहीं? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किस चीज में है? रुपीज में। तो बजटेड डाटा में चेक करो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 2 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। टू 100% आ गया, 200%। पहला आंसर आ गया ए, फर्स्ट का ए 200%। मशीन आवर्स के बेस पर बी, मशीन आवर के बेस पर फॉर्मूला हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन मशीन आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 2 लाख। मशीन आवर्स 40,000, 5 रुपीज़। तो 5 रुपये के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड है मशीन आवर पर बेस्ड।
अगर मशीन के आवर्स के हिसाब से हम अपने कस्टमर से लेंगे तो हर घंटे का 5 रुपये लेंगे, और अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल तो 200% ऑफ मटेरियल कॉस्ट लेंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का ए बी हो गया। सेकंड में बोला कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू बी चार्ज टू जॉब बेस्ड ऑन द रेट कैलकुलेटेड इन फर्स्ट अबव। तो ये जो जॉब है हमारी, जॉब का नंबर क्या है, जॉब नंबर KP102, डायरेक्ट मटेरियल 6000 है, डायरेक्ट लेबर 3000 है, प्राइम कॉस्ट 9000 है। अब हमारे पास यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अब हमारे पास दो मेथड हैं, ए और बी। ए मेथड क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, और सेकंड है मशीन आवर्स। इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो भी होगा उसके हिसाब से हम पैसे को लेंगे। तो प्राइम कॉस्ट आ चुकी है 9000। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड लेने हैं, और अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेस पर लेता हूँ, जो हमने कितना निकाला है 200%, तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब 6000 का 200% ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 12000, और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 21000। यही अगर मशीन आवर के बेस पर लूँगा तो प्राइम कॉस्ट तो 9000 ही रहेगी, लेकिन मशीन आवर के बेस पर जो कि 5 रुपये है मैं लूँगा, और इस जॉब पर मशीन के आवर्स हमें बता रखे हैं 750 हैं, तो मैं 750 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3750, और मेरी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी 12750। अब एक बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि एक मेथड से हमारी कॉस्ट आ रही है 21000, और एक मेथड से दूसरे मेथड से हमारी कॉस्ट आ रही है 12750। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। इसका मतलब अगर हमने एब्जॉर्प्शन रेट चुनने में थोड़ी सी गलती कर दी तो ये ब्लंडर हो सकता है, हमारे जो जॉब है उसका प्राइस इतना ज़्यादा वेरिएट हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है कि कस्टमर हमसे परमानेंट दूरी बना सकते हैं। या अगर इसमें सच में ही 20-21 हज़ार का खर्चा है और हम 12,750 रुपये को लिख रहे हैं, अपनी कॉस्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो हम इसमें प्रॉफिट जोड़कर सपोज हमने इसका रेट 15,000 बोल दिया, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट हो रही है 20-21-22 हज़ार, और हम 15,000 में ये काम करके देंगे, तो हमारे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी, हमें लगेगा हमारा काम बहुत चल रहा है, लेकिन 1 साल के बाद पता चलेगा कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि हमने बहुत कम पैसे अपने कस्टमर से रिकवर करें। इसलिए हमें हमेशा ध्यान से चुनना चाहिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको ये काम नहीं करना, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स हमें हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड अपने कस्टमर से रिकवर करना चाहिए। इसमें थर्ड पार्ट में और बोला है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया था। थर्ड पार्ट में बोला है एज्यूमिंग दैट द मशीन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड एंड स्टेट द एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। बच्चों, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, ये सब कुछ हमने अभी आके सीखना है। तो जब हम आगे वो सप्लीमेंट्री रेट और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन रेट पर आएंगे तो मुझे आप याद दिलाना और आप कहना सर क्वेश्चन नंबर 20 था और वो आपने बोला था,
उसका एक थर्ड पार्ट था, वो आप कराइए, तो मैं उस समय आपको ये पार्ट नंबर थर्ड कराऊंगा। ठीक है। अभी मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाता तो आपको ये क्लियर नहीं होता कि ये कैसे करना है। बहुत ही मज़ेदार और गजब का ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर हमें मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, लेबर और मशीन आवर्स दिए हुए हैं। एक ऑर्डर आया है हमारे पास 101, इस डिपार्टमेंट में इसी समय में हमने किया है, जिसमें मटेरियल और वेजेस दिया है। प्राइम कॉस्ट तो दिया ही होगा हमेशा, और लेबर और मशीन के आवर्स भी दिए हुए हैं। हमें कंपेयर करना है स्टेटमेंट बनाकर कि अगर हम मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग मेथड से रिकवर करें, तो कंपेयर करना है कि हमारी फैक्ट्री कॉस्ट में क्या फ़र्क आता है अलग अलग डिफरेंट मेथड से। चलिए हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें एक हमारे पास है फर्स्ट में, सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल 14,000, डायरेक्ट लेबर 11,000 जिसे वेजेस भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट 25,000। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड आएंगे, जैसे फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड है डायरेक्ट लेबर, थर्ड है प्राइम कॉस्ट, फोर्थ लेबर आर, फिफ्थ मशीन आर। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है। प्राइम कॉस्ट सभी मेथड में सेम रहने वाली है 25,000। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल के बेस पर अपने एक्सपेंस को रिकवर करना है। तो एब्जॉर्प्शन रेट हम यहाँ निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड विच इज 75,000 इंटू 100। तो ये तो 200% आ गया। तो हमें पता चल गया कि फैक्ट्री ओवरहेड जब हमने लेना है तो 200% लेना है मटेरियल की कॉस्ट का। मटेरियल की कॉस्ट है 14,000, 14,000 का 200% हमें लेना है इस जॉब पर, तो ये 28,000 हो जाएगा। और हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 53,000। तो फर्स्ट मेथड से हमें पता चल गया कि 53,000 रुपीज़ हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब हम सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से अगर हम रिकवर करें तो ये है हमारी 50,000, दोनों रुपीज़ में है, 300% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब इस जॉब में डायरेक्ट लेबर हमारी 11,000 है, तो 11,000 का 300% 33,000 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट लेबर के बेस पर रिकवर करेंगे तो हम 33,000 रिकवर करेंगे और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 58,000 आ जाएगी।
नेक्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बेस पर अगर हम रिकवर करें तो प्राइम कॉस्ट हमारी है 1,25,000। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 1,25,000 इज 120%। तो अब इसमें हमारी जॉब में प्राइम कॉस्ट है 25,000। तो 25,000 का 120% ले लेते हैं, 30,000 आ जाएगा। तो 25,000 प्लस 30,000, तो इस सिचुएशन में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 55,000 आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स अगर हम देखें तो इस पीरियड में हमारे पास लेबर आवर्स हैं 30,000। तो 5 रुपीज़ पर आवर हम रिकवर करेंगे अमाउंट। और इस एक्चुअल इस जॉब में ऑर्डर में हमारे जो लेबर आवर्स हैं वो है 7,000। तो 35,000 रुपीज़ हम रिकवर कर लेंगे। इस ब्याह पर हमारी कॉस्ट 60,000 आ जाएगी। और एट द एंड हम लोग फिफ्थ मेथड जो है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, तो मशीन आवर रेट पे जब हम बेस लेंगे तो 1,50,000 को हम 25,000 से डिवाइड कर देंगे तो ₹6 आ जाएगा। और इस ऑर्डर में हमारे मशीन आवर्स हैं 5,000, तो हम 30,000 रुपीज़ रिकवर करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट 25,000, फैक्ट्री ऑर्डर 30, तो टोटल 55,000। तो कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन था जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग मेथड से देखा कि कितनी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, लंकेश को तो जानते ही होंगे आप, रामायण में मिलता है आपको। लंकेश लिमिटेड है जो ये सप्लाई कर रहा है आपको इंफॉर्मेशन, मटेरियल, लेबर, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और फैक्ट्री ओवरहेड। ये सब एक्चुअल डाटा है मार्च 2011 का। एक ऑर्डर आया हमारे पास इसी पीरियड में जिसकी हमें कॉस्ट दी हुई है। ये हमारा एक जॉब कॉस्टिंग का चैप्टर होता है, वो मैंने कॉस्ट शीट और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। हमें कंपेयर करना है अगेन और 3 मेथड के हिसाब से बताना है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मशीन आवर मेथड। सबसे पहले कौन सा मेथड निकालूं मैं? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर रेट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हम इस डाटा को यूज़ करते हैं, एक्चुअल डाटा को। फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 25,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स 25,000। ₹1 पर यूनिट आ गया। तो ऑर्डर कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट जो सेम ही रहती है, डायरेक्ट मटेरियल 4,000, डायरेक्ट लेबर 1,650। तो ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट 5,650। अब हमारे पास 3 मेथड आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर रेट। प्राइम कॉस्ट 5,650 और फैक्ट्री ओवरहेड लेने हैं हमें ₹1 पर लेबर आवर के,
और इस जॉब में लेबर आवर्स हैं हमारे पास 1650 इंटू 1650 हो जाएगा। और जो टोटल कॉस्ट हम रिकवर करेंगे वो हो जाएगी 7300। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमें बताया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड इज 25,000 और लेबर कॉस्ट इज 30,000, 83.33%। अब सेकंड में जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो प्राइम कॉस्ट तो 5,650 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 83.33% ले लेंगे। तो 1650 का 83.33%, तो ये आ जाएगा हमारा 1375 और टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 7025। अब हम थर्ड मेथड कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड 25,000 और मशीन आवर्स 20,000, तो 1.25 का रेट आ जाएगा मशीन आवर रेट के बेस पर। प्राइम कॉस्ट तो 5,650 ही रहेगी और जो मशीन आवर्स हैं वो हैं 1200। इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आ जाएगा और हमारी कॉस्ट आ जाएगी 7,150। अगेन ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह था। मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 क्वेश्चन से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हम कैसे अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा दूँ, कई बच्चों के मन में आता है कि अब हम क्या करें। तो ये प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट के नज़दीक में कौन सा मेथड जा रहा है, लेकिन ये तीनों में से कोई एक ही यूज़ होगा जब हम अपने कस्टमर से अमाउंट को रिकवर करेंगे। तो वो क्वेश्चन में आगे जाकर हमें बताया जाएगा कि आपको यही एक रेट यूज़ करना है। यहाँ पर 2-2, 3-3 इसलिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग रेट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट हैं और हमें प्रोडक्ट ए, बी और सी की मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्चुअल बता रखे। ओवरहेड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। जो हमने सोच रखा है पहले से अपने कस्टमर से रिकवर करने के लिए, वो हमने सोच रखा है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। Do you see anything wrong in the principle in this method of charging overheads? If so, suggest a preferable method. तो आपको बताना है क्या ये मेथड ठीक है, और अगर ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो इससे बेहतर कौन सा मेथड है जो आपको लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो मटेरियल हमारा यूज़ हुआ होगा 4400, टोटल लेबर की कॉस्ट जो हुई होगी 2600, तो प्राइम कॉस्ट हो गया 7000 प्राइम कॉस्ट, और आपने 25% लिया है प्राइम कॉस्ट का, तो 7000 का 25% 1750 आपने एब्जॉर्ब करा होगा। एब्जॉर्ब मतलब वसूल किया होगा ये खर्चा अपने कस्टमर से। ये एब्जॉर्ब किया है क्या, एक्चुअल देखें कितना है, एक्चुअल है 800,
650 और 350। तो 800, 650 और 350 आपका एक्चुअल एक्सपेंस है, विच इज 1800। तो 1800 है जो हमने अपने कस्टमर से रिकवर किया है। 1750 रिकवर किया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 1800, तो 50 रुपये हमने कम रिकवर किया। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्चुअल और एब्जॉर्प्शन सेम तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ओवरऑल बेसिस में तो इतनी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट वाइज देखूं, ए पर, बी पर और सी पर, तो ए में हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट का 25% लिया होगा, और ए में प्राइम कॉस्ट है 1600 प्लस 1200, 2800, और एब्जॉर्ब किया होगा इसका 25% 700, और एक्चुअल है 800। तो यहाँ पर डिफरेंस आया हमारा 100 का, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ और रिकवर किया उसमें 100 रुपये का फर्क है। बी की बात करते हैं। बी की प्राइम कॉस्ट है 3000, और इस पर हमने 750 25% रिकवर किया होगा, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 650। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 100 का है। सी की प्राइम कॉस्ट है 1200, और रिकवर किया होगा हमने 300, और 350 है एक्चुअल, तो यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा मेथड तो नहीं लग रहा, हर एक में बहुत डिफरेंस आ रहा है। जब 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है और केवल 700-800 की वैल्यू में, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्री ओवरहेड को किसके बेस पर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस पर रिलेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपस में बिल्कुल सीधे सीधे को रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो हमने 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए कोई डाटा यूज़ किया होगा, उस डाटा को यूज़ करके हम लोग अब या फ्यूचर के लिए जब भी यूज़ करेंगे, तो हम लोग नया रेट लगाएंगे, और वो होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, P1, P2, P3, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2। स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस करे थे। अक्टूबर 2016 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अलग अलग टाइप के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और डायरेक्ट वेजेस याद करो क्या बताया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेते, और ये इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट एक्सपेंस को आपस में बांटने के लिए। अरे वाह, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन के याद है क्वेश्चंस? उस टाइप से हमें सर्विस के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन हमारा पहले वाला हो गया, कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट लेना और एक जॉब कॉस्टिंग भी करनी। तो ये क्वेश्चन बीच में मैंने इसीलिए डाला ताकि आप भूल ना जाएं कि हम पहले भी कुछ करते थे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, प्राइमरी और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इसके लिए वही जो हमने पहले सीख रखा है, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो P1, P2, P3, S1 और S2। इस बार तो हमारे ठीक ठाक सेग्रीगेशन हो गया। बेसिक पर्टिकुलर्स, बेसिस, और आप भी करिए साथ साथ। इस क्वेश्चन को आपको करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए, रजिस्टर उठाइए और फॉर्मेट बनाइए।
और देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप या मैं। कैलकुलेशन में और लिखने में आप तो बहुत स्लो है मेरे से। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मेरे साथ में करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या लिखना चाहता हूँ, डायरेक्ट वेजेस एज गिवन। P1 P2 P3 में तो मैं नहीं लिखूंगा, S1 S2 में लिखूंगा 18,750 और 6,250। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है मेरे पास रेंट। रेंट है 62,500 और रेंट मेरा एरिया के रेशो में होना चाहिए, ये रहा फ्लोर स्पेस। तो स्पेस के रेशो में मुझे रेंट को डिवाइड करना है, तो 12,500 15,625 18,750 12,500 और 3,125। आप साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे लिखना है। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग। और जनरल लाइटिंग होना चाहिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशो में। तो जनरल लाइटिंग को लाइट पॉइंट के रेशो में डिवाइड करते हैं 1250 1875 2500 1250 और 625। चलिए नेक्स्ट एक्सपेंस लेते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस किस बेस पर लेना चाहिए, डायरेक्ट वेजेस के बेस पर। तो डायरेक्ट वेजेस के बेस पर हम ले लेते हैं 5,625 3,750 5,625 2,813 और 937। अब हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस के बाद है पावर का एक्सपेंस, हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड के रेशो में 10,000 5,000 8,333 और 1,667। हॉर्स पावर ऑफ मशीन लास्ट S2 में नहीं है, तो S2 डिपार्टमेंट में हमारे पास मशीन यूज़ नहीं होती होगी। डेप्रीशिएशन किस पर लगेगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पर। तो इस बार नहीं यूज़ हुई होगी क्योंकि मशीन तो है यहाँ S2 में, लेकिन इस पीरियड में हो सकता मशीन ना चली हो। तो डेप्रीशिएशन लगाते हैं वैल्यू ऑफ मशीन के रेशो में 12,000 16,000 20,000 1,000 और 1,000। मशीन बहुत छोटी है। डेप्रीशिएशन के बाद है इंश्योरेंस के लिए हमारे पास अगेन मशीनरी की वैल्यू है, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस डिवाइड कर देते हैं 4,800 6,400 8,400 और 400। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा 46,175 48,650 63,208 38,380 और 12,337।
अब हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेहतर यही है कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा दें सो दैट हम लोगों को बार बार डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ ताकि वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, और इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन बनाते हैं। S1 की कॉस्ट मान लिया x है, S2 की कॉस्ट मान लिया y है, तो x इक्वल टू 38,380 तो ऑलरेडी है, प्लस और y में 12,337 ऑलरेडी है, इसमें भी कुछ प्लस होना है। तो S1 से S2 में जाएगा तो S2 की कॉस्ट बढ़ेगी, तो S2 मतलब y की कॉस्ट बढ़ेगी। y में S2 में y में x से ट्रांसफ़र होकर आएगा 10%, और y से x में जाएगा 10%। मज़े आ गए। पहले भी एक बार आए थे कि दोनों में सेम है तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तो y इक्वल टू 12,337 प्लस 0.1, और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू लिख देते हैं 38,380 प्लस 0.10 x। सॉरी ये y हो जाएगा, y। तो y इक्वल टू 12,337 प्लस 3838 प्लस 0.01 y, ये इधर आ जाएगा, तो 0.99 y इक्वल टू 12,337 प्लस 3838 16,175, y इक्वल टू 16,338। तो एक हमारा y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 38,380 प्लस 0.10 y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 38,380 प्लस 0.1 इंटू 16,338, 38,380 प्लस 1634, तो 38,380 plus 1634 is 40,040 रुपीज़। तो x और y हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो x को मतलब S1 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमाउंट आ जाएगा माइनस 40,014। तो S1 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 14,040 का 20%, 8,003, 12,004, 16,006 और 10%
4001। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं S2 को। S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 16,338, ये दिया हुआ, कैलकुलेट किया था अभी हमने। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर आएगा 6,535, 3,268, 4,901 और इसका 10% 1634। टोटल कर लेते हैं। एन S1 और S2 0 हो जाएगा और हमारी टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 60,713, 63,922 और 84,115। अब नंबर ऑफ आवर्स हमें पूछा है फर्स्ट पॉइंट में, कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो नंबर ऑफ आवर्स देखते हैं, 6,225, 4,050, 4,100। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आ जाएगी 9.75, 15.78 और 20.52। और अब हम अपने कस्टमर से जब रिकवर करने निकलेंगे इस जॉब के लिए, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। लो जी, प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट निकालते हैं। इसमें बता रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल है 625, डायरेक्ट लेबर है 375, प्राइम कॉस्ट आ गया 1000। और अब ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं। तो 1000 हमारी प्राइम कॉस्ट में P1 पर काम हो रहा है 5 आवर्स और P1 का रेट है 9.75, तो ये हो जाएगा 48.75। P2 3 आवर्स, रेट है 15.78, तो ये हो जाएगा 47.34। P3 4 आवर्स और रेट है 20.52, तो ये हो जाएगा 82.08। टोटल 178.17, 1178.17। इसका मतलब हम लोगों को ये पता चल गया कि इस प्रोडक्ट एक्स की क्या कॉस्ट होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है मशीनर रेट, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मशीनर रेट कैसे कैलकुलेट होता है, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीनर, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीनर्स। तो फिर हम दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा से हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और हमें मशीनर रेट निकालना होता है। ये स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं मशीनर रेट बेसिस पर, इससे थोड़ा अलग टाइप से प्रेजेंटेशन होती है और क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इस पर हम प्रैक्टिस भी काफ़ी करेंगे। मशीनर रेट का मतलब वही है कि हम अपने एक्सपेंसेस को मशीन के बेसिस पर 1 घंटे में कितना रिकवर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टोटल ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मशीन आवर से। तो हमारा रनिंग टाइम मशीन आवर से पता चल जाता है 1 घंटे का क्या एक्सपेंस आ रहा है। फिर जब भी ये फैक्ट्री ओवरहेड हमें एब्जॉर्ब करना होगा, चार्ज करना होगा किसी पर्टिकुलर जॉब पर,
तो जितने भी मशीन आवर्स होंगे उसको मशीन आवर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने किया भी है। देयर इज नो डेफिनेट रूल रिगार्डिंग द मैनर कि हम कैसे इसकी कंपटीशन करें और प्रेजेंटेशन करें, लेकिन फिर भी हम कन्वेंशन जो है उसमें हम जनरली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और मशीन एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस या रनिंग एक्सपेंसेस में हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। आप जितनी भी मशीन चलाइए या ना चलाइए ये खर्चे होंगे ही होंगे, तो हमारा ये टोटल एक्सपेंस फिक्स्ड रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको टोटल में, अभी हम इसका एक फॉर्मेट देखेंगे। मैं आपको पहले हल्का सा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये इस फॉर्मेट में हम मशीन आर रेट की जब कंप्यूटेशन करेंगे तो यहाँ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे टोटल में, और मशीन या वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखेंगे पर आवर। क्यों? आपको एक बार मैं गुरु मंत्र दे चुका हूँ। वो क्या दिया था कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हमेशा टोटल में निकालिए और वेरिएबल एक्सपेंसेस को हमेशा पर यूनिट निकालिए, उसी के हिसाब से। तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें पहले टोटल में कैलकुलेट करना है, फिर मशीन या वेरिएबल एक्सपेंसेस को पर आर निकालना है। ये मशीन एक्सपेंसेस तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इस क्वेश्चन के अंदर हम 3 या 4 लेते हैं, जिसमें एक डेप्रिसिएशन आता है, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस या और कोई एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर ग्रुप्ड, इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस हम स्टैंडिंग चार्जेस में लेते हैं, मतलब ऊपर। फिर भी अगर कोई ऐसा है इन तीन के अलावा भी, पावर, डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस के अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमें लगता है वेरिएबल है या मशीन से रिलेटेड है, तो उसे लिखा जा सकता है। डेप्रिसिएशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं ज़्यादातर, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स। इन आवर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंस माना जाता है डेप्रिसिएशन का मशीन आवर रेट के लिए, और पर यूनिट पर आवर निकाला जाता है, इसलिए हम मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसके लिए हम मशीना रेट की कंपटीशन करेंगे, ये 1 मंथ हो सकता है, ये क्वार्टर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड में, जैसे बेस पीरियड हम बोलेंगे, उस बेस पीरियड में हमारे कितने आवर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना, और इसमें स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं। ध्यान से समझते हैं कि इफेक्टिव मशीन आवर्स मशीन आवर रेट कंप्यूटेशन में कितने लेने हैं। जब हम लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे तो ज़रूरी है कि इफेक्टिव मशीन आवर बेस पीरियड में लिया जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने के लिए। Whatever time is devoted for machine maintenance should be deducted from total number of working hours. It is not a productive time. अगर हमारी मशीन मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस मशीन की चल रही है, तो उस दौरान मशीन काम तो कर नहीं रही है, प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, तो प्रोडक्टिव टाइम नहीं होगा, वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होगा। और हमें इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब प्रोडक्टिव टाइम लेना है, इसलिए हम इस रिपेयर मेंटेनेंस वाले टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे। याद रखिएगा, some machine can be used in various subworks, but before deploying the machine, that is to be adjusted according to the requirement of the subwork. This adjustment takes some time and it is called machine setting time. ये भी बहुत important है, इसे हम सेटअप टाइम या सेटिंग टाइम बोलते हैं। मशीन को सेट करने में टाइम लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेटिंग अप टाइम। दिस मे और मे नॉट बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव टाइम। अब यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसको प्रोडक्टिव टाइम लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। वाइल कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट, इफ वी ट्रीट इट एज प्रोडक्टिव टाइम,
देन इट विल बी इंक्लूडेड इनटू वर्किंग आवर्स, अदरवाइज नोट। तो अब हम क्या करें, सेटिंग अप टाइम, तो आपको एक नोट डालना है और नोट डालकर एग्जाम में एज्यूम करना है कि सेटिंग अप टाइम को प्रोडक्टिव टाइम माना गया या नहीं। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में बताया जाता है कि इसको क्या करना है, लेकिन आपको एक रास्ता तो बताना ही पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे, सेटिंग अप टाइम को अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप इसे अनप्रोडक्टिव मानेंगे और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स में से एक्सक्लूड कर देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसका फॉर्मेट हम समझ चुके हैं। फॉर्मेट, इसमें मशीन आवर रेट की हेडिंग डाल देंगे। बेस पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेस पीरियड क्या है? बेस पीरियड वो है जिस पीरियड के लिए हम मशीन आवर रेट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के लिहाज से हम डिसाइड करेंगे कि ये 1 ईयर होना चाहिए, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या 1 डे, 1 वीक। लेकिन एक बात ध्यान रखिए बस, इट कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ज़्यादा का हिसाब लग रहा है हमें बेस पीरियड का, तो 1 ईयर ले लो। 1 ईयर से ज़्यादा बेस पीरियड नहीं लेंगे। वर्किंग आवर्स, ये कौन से वर्किंग आवर्स है? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। और हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं उनको आप टोटल अमाउंट में लिख लीजिए, जैसे रेंट, लाइटिंग, वेलफेयर, इंश्योरेंस, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट या कंज्यूमेबल ऑयल्स। ये हम वेरिएबल में भी ले सकते हैं, मशीन में भी ले सकते हैं, इसलिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ये हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस जो आ जाएंगे हमारे, ये टोटल, इसको वर्किंग आवर से डिवाइड करके पर आवर का निकालेंगे और उसके बाद जो हमारे डेप्रीशिएशन है या रिपेयर मेंटेनेंस है या पावर है या कंज्यूमेबल्स हैं, इनको सीधा ही पर आवर का निकालेंगे। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट में और पर आवर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आवर तो जरूर ही लिखने हैं। चलिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक हमने नई मशीन खरीदी है, उससे रिलेटेड हमें मशीन आवर रेट निकालना है, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन रेंट पर क्वार्टर। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस पीरियड को डिसाइड करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ता है। रेंट पर क्वार्टर है तो यहाँ से बेस पीरियड के लिए पहली इंफॉर्मेशन आई कि हम क्वार्टर बेसिस पर ले सकते हैं। जनरल लाइटिंग पर मंथ का है तो यहाँ से हमारे पास अंदेशा हुआ कि 1 महीने का ले सकते हैं। और इंश्योरेंस प्रीमियम 1 ईयर का है तो हमें लगा 1 साल का। अरे भैया, बेस पीरियड 1 साल लें, 1 महीना लें या 1 क्वार्टर लें? पावर बता रखा है 2 यूनिट्स पर आवर, लाइफ 10 ईयर की है और मशीन एक्सपेक्ट करिए 20,000 यूनिट्स लाइफ में चलेगी। मशीन का एरिया जो है वो 25% है। फॉर्मन 16, कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर द मशीन। तो भैया हमें तो नहीं बताया कि क्वार्टर लें, मंथ लें या ईयर लें। जब ऐसी कोई कंफ्यूजन है, जब कुछ समझ में नहीं आए, तो आपको बेस पीरियड 1 ईयर ले लेना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाए बगैर। तो हेडिंग क्या डालते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। यहाँ लिखते हैं बेस पीरियड और यहाँ लिखते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स। बेस पीरियड 1 ईयर ले रहे हैं। इफेक्टिव मशीन आवर्स, मशीन 20,000 घंटा चलती है लाइफ में और इसकी लाइफ है 10 साल की। तो 1 साल में कितना चलेगी बताओ? 2000 आवर्स। तो 1 साल में 2000 आवर्स हमारी ये मशीन चलेगी।
पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट आ जाएगी और पर आर आ जाएगी। ठीक है। परचेज प्राइस, इसका मतलब अच्छा हमें एक्सपेंसिव दो लिखने, एक स्टैंडिंग एक्सपेंस और एक रनिंग एक्सपेंस या फिर मशीन एक्सपेंस। और मशीन एक्सपेंस में सबसे पहले आ जाएगा डेप्रीशिएशन जो हमें दिया है, और हम यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,50,000 डिवाइड बाय लाइफ इन नंबर ऑफ आवर्स 20,000। तो हम डेप्रीशिएशन निकाल पाएंगे। तो डेप्रीशिएशन हो जाएगा 1 घंटे का 20 रुपये। 20 रुपये हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेंट। रेंट हमारा होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। रेंट हमें दिया हुआ रेंट क्वार्टर वाइज 15,000 रुपीज़, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 15,000 इंटू 4 हो गया। और रेंट के लिए बता रखा है मशीन एरिया का 25% ऑक्यूपाई करती है, तो इसका मतलब 25% हमारा रेंट का एक्सपेंस आना चाहिए। तो 15,000 पर क्वार्टर था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ईयर का आ गया। 25% एरिया कवर करती है, तो ये अल्टीमेटली 15,000 ही आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का एक्सपेंस है 1,000 पर मंथ, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर लाइटिंग के लिए कुछ बताया नहीं है, लेकिन एरिया 25% है, तो लाइटिंग का खर्चा भी हम 25% ही रिकवर करेंगे, 3,000। नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं, फॉरमैन सैलरी। और ये दिया है 30,000 पर एनम, और ये लिखा है फॉरमैन 1/6 टाइम देता है मशीन पर, तो 1/6 हम एक्सपेंस ले लेंगे 5,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,000 रुपीज़, तो इस मशीन का है तो सीधा सीधा आ जाएगा। रिपेयर, हमने बात करी थी डेप्रीशिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस हम कहाँ लेते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस में, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये बोल रखा है 5,000 रुपीज़ पर एनम है, तो 5,000 डिवाइड बाय 2,000, 1 घंटे का आ जाएगा 2 रुपये 50 पैसे। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं अमाउंट, हमें कोई टेंशन नहीं है, टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख सकते हैं। पावर, पावर का एक्सपेंस रनिंग में आता है, और पावर के लिए बता रखा है 2 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट्स पर आवर, और 1 यूनिट 500 रुपये की 100 यूनिट है। 2 यूनिट्स 1 घंटे में होती है, और 500 यूनिट 100 रुपये की है, तो 1 यूनिट 5 रुपये की हो गई, और 1 घंटे का खर्चा 10 रुपये आ गया, तो 2,000 घंटे का 1 साल का खर्चा 20,000 रुपये आ गया। तो हम टोटल करते हैं, और कोई क्वेश्चन में एक्सपेंस है नहीं। टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए 26,000, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मशीन इफेक्टिव मशीन 13 आ जाएगा,
टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 91,000 और 45 रुपीज़ 50 पैसा हमारा 1 घंटे का रेट आ जाएगा। अब जो भी हमारी जॉब होगी, जो भी काम करेंगे, वहाँ पर हम 45 रुपये 50 पैसे 1 घंटे के हिसाब से अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो ये मशीन आर रेट का क्वेश्चन था। यहाँ पर एक फॉर्मेट के थ्रू हम मशीन आर रेट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन एक हमारा मशीन आर रेट पर क्वेश्चन है, जहाँ पर मशीन हमारी 90,000 की है, स्क्रैप वैल्यू 5% है एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स जो इसकी इफेक्टिव लाइफ है। मशीन 2400 आवर्स पर एनम 1 साल में चलती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें उम्मीद लग रही है कि हाँ बेस पीरियड 1 ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर के हमें आवर्स दे रखे हैं और 150 आवर्स नॉर्मल रिपेयरिंग की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से खराब होंगे और 750 घंटे और खराब होंगे। तो ये जो टाइम है ये इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए काम आएगा। इफेक्टिव आवर्स देखते हैं। इफेक्टिव आवर्स कैसे आएंगे? 1 साल में टोटल 2400 आवर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 150 और 750 हमारे लॉस्ट हो रहे हैं। तो 2400 माइनस 150 माइनस 750, तो 1500 आवर्स हमारे पास इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो जाएंगे। हमें डेप्रीशिएशन के लिए बता रखा है, तो डेप्रीशिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 स्क्रैप वैल्यू 5% है, इसका मतलब डेप्रीशिएबल वैल्यू 95% है। 19 ईयर्स में हमने इस पर डेप्रीशिएशन लगाना है, तो 1 साल का हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा 4500 डिवाइड बाय 1500, तो 3 रुपीज़ का हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। वेजेस, बोनस और पीएफ 2 ऑपरेटर के लिए बता रखा है। रेंट, जनरल लाइटिंग, शॉप का बता रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन का है, रिपेयर मशीन की है, शॉप के सुपरवाइज़र की सैलरी है, पावर मशीन के लिहाज से बता रखी है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड बता रखे हैं। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन्स इन द शॉप। मशीन 4 हैं शॉप में। सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम। हमें निकालना है मशीन आर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, यहाँ क्या लिखेंगे? बेस पीरियड विच इज 1 ईयर। यहाँ क्या लिखेंगे? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स जो है 1500। पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट पर आवर। स्टैंडिंग एक्सपेंस और रनिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन, हमने डेप्रीशिएशन निकाला है, टोटल में 4500 है, पर यूनिट 3 रुपये है। वेजेस फिक्स्ड में आ जाएगा। बोनस पीएफ ईच ऑफ 2 ऑपरेटर। ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन 6000।
देखो भैया 6,000 रुपये एक आदमी को एक साल में मिलते हैं, 2 आदमी हैं तो 2 आदमी के 12,000 हो गए और मशीनें हैं 4, तो 4 मशीनें हैं तो हमारा एक मशीन का खर्चा 3,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेंट शॉप का है 3,000 रुपीज़, शॉप में 4 मशीनें हैं 750 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंस, जनरल लाइटिंग 250 पर मंथ, और हमारे पास लाइटिंग के लिए कुछ नहीं बता रखा, तो यही है कि हमारे पास 4 मशीनें हैं तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा 750। जनरल लाइटिंग के बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है 200 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो 800 रुपये हो जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस एक मशीन की 1 महीने की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 250 इंटू 12 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक साल का 3000 आ रहा है, 2 रुपये 1 घंटे का रिपेयर मेंटेनेंस होगा। शॉप सुपरवाइजर सैलरी, जो शॉप का सुपरवाइजर है उसको 500 रुपये पर मंथ मिलती है, एक साल में 6,000 हो गई, और वो अपना 1/5 टाइम देता है तो 1/5 उसकी सैलरी आ जाएगी 1200। पावर 1 घंटे में 20 यूनिट, 1 घंटे में 20 यूनिट, और 1 यूनिट 10 पैसे की है, क्योंकि 100 यूनिट 10 रुपये की है तो 1 यूनिट 10 पैसे की हो गई, और 20 यूनिट हमारी 2 रुपये की हो गई, और 1500 घंटे तो टोटल में लिखना चाहें तो 3000 आवर्स हो जाएंगे, 3000 रुपीज़ हो जाएगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड है 4000 शॉप के लिए, 4000 रुपीज़ शॉप के लिए, और शॉप में 4 मशीनें हैं तो 1000 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 7500 डिवाइड बाय 1500, तो ये हमारा 5 रुपये के हिसाब से स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और टोटल अमाउंट आ जाएगी 12 रुपये मशीना रेट, और 18,000 रुपीज़ हमारा अमाउंट। तो मशीना रेट हमने निकाला 12 रुपये 1 घंटे का, टोटल 18,000 रुपये, एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आपको समझाने के। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी मशीना रेट निकालना है, टोटल मशीन कॉस्ट जिस पर डिप्रिसिएशन लगना है, ईयर लाइफ स्ट्रेट लाइन से लगाना है, एक साल के हमें ओवरहेड दे रखे हैं, एरिया का रेशो दे रखा है हमें, एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट फॉर द मशीन, आवर्स रन ऑन प्रोडक्शन 1800, आवर्स फॉर सेटिंग अप, सेटिंग अप के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो इस वजह से हम लोग सेटिंग अप टाइम को नॉन प्रोडक्टिव टाइम लेंगे, तो रन ऑन प्रोडक्शन वाले ही वर्किंग आवर्स लेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या रखा होता कि सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव टाइम लीजिए, तो फिर हम 2000 आवर्स ले लेते, क्योंकि ये 200 आवर्स 1800 में इंक्लूड नहीं है, ये रन ऑन प्रोडक्शन और सेटिंग अप टाइम अलग है। ये इससे पावर रनिंग टाइम में है, लेबर
जब सेटिंग अप होती है तो फुल अटेंशन, और जब चलती है तो एक आदमी 3 मशीनों को देखता है। लेबर का रेट है 6 रुपया पर आवर। तो हम देखते हैं मशीना रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, बेस पीरियड एनुअल एक्सपेंस है तो 1 ईयर ले रहा हूं मैं, और इफेक्टिव टाइम ले रहा हूं मैं 1800 आवर्स। पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट और पर आवर स्टैंडिंग। अब आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो समझ में आ जाए। स्पीड से आपका स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ एग्जाम में भी आपको इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेप्रीशिएशन के बारे में, तो डेप्रीशिएशन हम रनिंग में लिख लेते हैं। 2,30,000 रुपये हमें कॉस्ट दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू हमें कहीं पर दे रखी है क्या? अगर हम देखें तो स्क्रैप वैल्यू मिसिंग है, तो हम सीधा सीधा इसी से ही निकाल लेते हैं डेप्रीशिएशन। इसकी लाइफ 10 ईयर की है, तो 1 साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा 23,000, और उसको हम 1800 आवर से डिवाइड कर देते हैं तो 12.777 है, तो 12.78 ले लेते हैं। ये हमारा डेप्रीशिएशन हो गया जो फर्स्ट था। अब है डिपार्टमेंट के ओवरहेड एनुअल रेंट है, तो हम रेंट को स्टैंडिंग में ले लेते हैं। 50,000 का रेंट है। एरिया का रेशो दिया हुआ है, तो मशीन पर जो हमारा एरिया है वो 2500 है, और डिपार्टमेंट का टोटल एरिया 70,000 है। तो इसका मतलब जो हमें रेंट लेना है वो, अगर हम देखें तो 50,000 इंटू 2500 डिवाइड बाई 70,000, तो 1786 रुपीज़ आ जाएगा। 1785.71 है, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। हीट एंड लाइट, नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा हीट एंड लाइट। $20,000, ये भी एरिया के रेशो में डिवाइड कर देंगे, और कुछ हमें नहीं दिया है तो 714.285 आ रहा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 714 कर दिया। 0.5 या उससे ज़्यादा होता तो हम इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको हटा देते हैं। सुपरविजन, सुपरविजन का एक्सपेंस है 1,30,000। सुपरविजन के लिए हम लोगों को नहीं बता रखा कुछ क्या करें। एक लेबर के लिए बता रखा है कि जब सेटिंग अप होता है तो पूरा टाइम देते हैं, अदरवाइज एक आदमी 3 मशीनों को देखता है। ये लेबर के लिए लेबर रेट है, ये सुपरविजन का एक्सपेंस है। अब यहाँ पर हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी। या तो हम ये कहें जी सुपरविजन केवल इस मशीन से रिलेटेड है तो पूरा एक्सपेंस लिख दें हम, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि और सब एक्सपेंस आ रहे हैं 1000 में, और ये वाला एक्सपेंस लैक्स में आएगा, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इस वजह से हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे सुपरविज़न हो रहा है तो
मशीन टाइम ये लेबर का है, लेकिन तो कुछ कंफ्यूजन है क्या करें। तो हम ये भी कर सकते हैं, मैंने एज्यूम करा है कि इसको टाइम के रेशो, एरिया के रेशो में इसे भी हमने बांट दिया है कि सुपरविज़न पूरे डिपार्टमेंट में होता होगा और इस मशीन एरिया का सुपरविज़न इसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एजम्पशन है, इसको आप नोट डालेंगे एग्ज़ाम में 4643। और कोई एजम्पशन समझ में नहीं आ रही थी इसलिए मैंने ये ली है, और इसके लिए बगैर काम चलेगा नहीं। अब है और एक और बात कि यहाँ पर हेडिंग है डिपार्टमेंटल ओवरहेड। फोर्थ पॉइंट में जब हेडिंग है डिपार्टमेंटल ओवरहेड तो डिपार्टमेंट के एरिया के रेशो में ही बटेंगे, तो नोट नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। रिजर्व इक्विपमेंट हमारे पास है और ये 1500 रुपीज़ के हैं, लिख लेते हैं। और रिजर्व इक्विपमेंट हो गया पावर, पावर हमारा रनिंग में आ जाएगा। पावर है 50 पैसा पर आवर ऑफ रनिंग टाइम। 50 पैसा पर आवर ऑफ रनिंग टाइम, तो सीधा हमें 50 पैसे दिया ही है और 900 रुपये हो जाएगा अगर हम टोटल में लिखना चाहें, क्योंकि 1800 आवर्स है हमारे पास। लेबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है कि जो लेबर है कायदे से तो ये पार्ट है हमारा, किस चीज़ का है पार्ट, लेबर प्राइम कॉस्ट का। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मशीना रेट विच इज़ ओवरहेड। तो अगर हमारा ओवरहेड मशीना रेट यहाँ पर दिए होने का मतलब ये है, ऐसा समझ में आ रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट के लिए मशीना रेट को यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम मटेरियल को छोड़कर सारा खर्चा एक साथ मशीना रेट से रिकवर कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम करते हुए कि मशीना रेट कन्वर्जन रेट को शो कर रही है जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड भी है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। तो मैं लेबर को ले रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी ले रहा हूँ। अब जो लेबर कॉस्ट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सेटिंग अप होता है तो फुल अटेंशन मिलती है। तो सेटिंग अप होने में कितने घंटे लगते हैं, 200 घंटे, 200 घंटे 200 आवर्स, और 6 रुपये घंटा है तो 1200 रुपये तो ये खर्चा हो गया। और जब मशीन चलती है तो मशीन चलेगी 1800 घंटे में, उस समय एक आदमी 3 मशीन देखेगा, तो 1/3 कर दिया मैंने। तो लेबर का खर्चा हो गया 4800, और कोई एक्सपेंस है नहीं, टोटल कर लेते। तो टोटल हमारा आ गया 13,443। इसे डिवाइड कर देते हैं 1800 से टू फाइंड आउट पर आवर कॉस्ट 7.47। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बाकी के खर्चे, तो 20.75 हमारा एक घंटे की कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम टोटल में लिखना चाहते हैं अमाउंट तो 37,343 हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन मशीना रेट पर। मैंने मशीना रेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम में के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इन क्वेश्चंस की जितनी हम प्रैक्टिस करें तभी हमें समझ में आने शुरू होते हैं। अगर हम एक आध क्वेश्चन करें तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया है लेकिन एग्ज़ाम में आपका हाथ नहीं चल पाता। तो ज़रूरी है कि हम इसके क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, और साथ के साथ आप, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो साथ के साथ आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। एक मशीन शॉप है क्वेश्चन नंबर 28 में,
जहाँ पर हम मशीना रेट को यूज़ करते हैं और हमें 13 वीक पीरियड को बेसिस लेना है जो 3 महीने के बराबर है, यहाँ पर हमें बता दिया गया है। और एस्टिमेट करना है हमें क्या रेट रहेगा। टोटल वर्किंग आवर्स एक हफ्ते में हमारे पास 48 हैं। मेंटेनेंस टाइम इसमें इंक्लूड है, तो कुछ नहीं कहेगा तो हम हटा देंगे। सेटिंग अप कुछ नहीं कहेगा तो हटा देंगे। कुछ कहेगा क्वेश्चन तो हम सुन लेंगे उसकी बात। ऑपरेटर है और सुपरवाइज़र है 3 मशीनों के लिए। WDV है, रिपेयर मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, रेंट, पावर, पावर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव टाइम ओनली, सेटिंग अप टाइम इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। लो जी, तो इसको हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये इसके अंदर 48 आवर्स के अंदर इंक्लूड है। सेटिंग अप टाइम ये 48 आवर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसे नहीं हटाएंगे। बट नो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप। ऑपरेटर सुपरवाइजर आर परमानेंट, मीन्स फिक्स्ड है। रिपेयर मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल। You are required to work out the machine rate, work out the rate for outside party for ideal capacity of the machine shop, assuming 20% profit above variable cost is required. चलिए हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीना रेट और बेस पीरियड। क्वेश्चन में बोला है क्या लेना है, 13 वीक मतलब 3 मंथ्स। और हमें बता रखा है एक हफ्ते में हमें 46 आवर्स लेने हैं। तो 13 हफ्ते में 13 वीक में कितने हो गए, 46 इंटू 13 598। तो 598 आवर्स हमारा प्रोडक्टिव टाइम हो गया। प्रोडक्टिव टाइम 598 आवर्स, क्योंकि हमें 1 वीक में 46 आवर्स लेने हैं। मेंटेनेंस टाइम मैंने हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है सेटिंग अप को प्रोडक्टिव मानना है, तो मैंने उसको नहीं हटाया। पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट पर आवर, स्टैंडिंग और रनिंग साथ में कर रहे हैं ना आप लोग। आप ऐसा मत सोचो कि हमें सब आ रहा है समझ में, सर आप करो हम तो नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में मैं आपके लिए पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम देकर पास हो चुका हूँ। टेंशन अब आपकी है, पास होना है तो कर लो भैया। आप तो कर रहे हैं 40 30 40 क्वेश्चन, मैंने तो 150 200 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर दिए थे, 5 5 बुक लेकर कर दी थी। तो आप लोग ऐसा नहीं करे तो कम से कम ये तो कर लो। सबसे पहले ऑपरेटर की वेजेस है। ऑपरेटर की वेजेस पर मंथ है 650, 3 मंथ का पीरियड है, तो इंटू 650 इंटू 3 कर देंगे 1950। ऑपरेटर की वेजेस हो गई। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी 3 मशीनें हैं उसके लिए कॉमन है 1500 रुपये। 1500 रुपये 3 महीने और 3 मशीनों के लिए है, तो डिवाइड बाय 3, 1500। मशीन डेप्रीशिएशन, WDV of the machine is 180 और depreciation है 10% plus 2% on an average for extra shift allowance। तो 12% हो गया, तो 1,80,000 का अगर हम 12% निकालें तो डेप्रीशिएशन की अमाउंट हम निकाल सकते हैं। तो 1,80,000 इंटू 12%, 21,600।
21,600 हमारा टोटल आ गया, लेकिन ये तो एक साल का होगा, तो 21,600 हम यहाँ लिख लेते हैं 1,80,000 इंटू 12% इंटू 3/12। हमें एक क्वार्टर का लेना है 5,400 डिवाइड बाय 598। 1 आवर का लेना है 9.03। 1 आवर के लेने के लिए 598 आवर से मैंने डिवाइड कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक साल की है 16,000, हमें एक तो 3 महीने की लेनी पड़ेगी, तो 16,000 रुपये एक साल की है, तो 3 महीने की हमारी 4,000 हो गई, और उसे 598 से डिवाइड कर देते हैं 6.688, तो 6.69 ले लेते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद में कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल लेना है, तो हम वेरिएबल में लिख लेते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये है पर एनम 30,000, अगेन 3 मंथ्स का, तो 30,000 इंटू 3/12 7,500 रुपीज़ डिवाइड बाय 598 12.54 कंज्यूमेबल्स आ गया। रेंट क्वार्टर के लिए ही है 5,000, तो रेंट हमारा 5,000 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एरिया के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रेंट हम ये भी कर सकते थे, रेंट एंड एपोर्शन लिखा है, इसका मतलब इसी मशीन का खर्चा बढ़कर आ चुका है, अदरवाइज हमें इसमें 3 मशीनों में तो कम से कम डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमारे पास 3 मशीनें हैं। पावर है 15 यूनिट पर आवर, 40 पैसे पर यूनिट, और पावर केवल प्रोडक्टिव आवर्स के लिए यूज होती है। सेटिंग ऑफ टाइम प्रोडक्टिव टाइम है, लेकिन पावर यूज नहीं होती, इसका मतलब पावर 598 आवर्स यूज नहीं हो पाएगी, पावर यूज होगी 1 वीक में 48 -2 इसका मतलब 44 आवर्स इंटू 13 वीक्स इंटू 15 यूनिट्स पर आवर और 40 पैसा पर आवर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से पैसा। मैं डिटेल में दोबारा से बता देता हूँ। पावर देखिए, एक हफ्ते में 44 घंटे प्रोडक्टिव टाइम है जहाँ पावर यूज होगी, तो पहले यूनिट्स निकालता हूँ 44 आवर्स, और हमें क्वेश्चन में बता रखा है जो पावर यूज होती है, पावर यूज होती है 15 यूनिट्स पर आवर, तो 15 यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दिया 44 आवर्स के लिए, और ये 1 वीक है, मुझे 13 वीक्स चाहिए, तो 44 आवर्स इंटू 15 यूनिट्स इंटू 13 वीक्स, तो 8,580 यूनिट्स लगेंगी। एक यूनिट 40 पैसे की है, तो ये 3,432 रुपीज़ हमारा पावर का खर्चा हो जाएगा, और पर आवर निकालने के लिए इसे 598 से डिवाइड करेंगे। अब ये मत कहना जी यहाँ पर यूज़ नहीं होता, जब पर आवर की कॉस्ट निकालनी है फिर तो हमें इसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5.74 पावर भी हो गया। अब हमें टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल है 1950 15, तो 8450
इसे हम डिवाइड कर देंगे 598 से, 14.13 आ जाएगा, और टोटल करेंगे तो 48.13। और टोटल अमाउंट भी अगर हम चाहें ऐड करना तो ये भी आ जाएगा हमारा 28,782। तो ये था हमारा मशीन आवर रेट का एक और क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आराम से अच्छे से समझ में आया होगा। 28 के बाद 29। हमें मशीन आवर रेट निकालना है और ओरिजिनल परचेज प्राइस मशीन का दिया है, डेप्रिसिएशन है पर एनम, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ। तो यहाँ से पता लग सकता है कि हमारा बेस पीरियड 1 मंथ का है, क्योंकि वर्किंग आवर्स 1 मंथ के दिए हैं। कोशिश करिए अगर वर्किंग आवर्स 1 मंथ के हैं तो बेस पीरियड 1 मंथ ही लीजिए, वर्किंग आवर्स 1 ईयर के हैं तो 1 ईयर, वर्किंग आवर्स 10 ईयर के हैं तो 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा हम बेस पीरियड नहीं लेंगे। लेकिन मशीन जो है वो 75% कैपेसिटी पर ही काम करती है। वेजेस है, हेल्पर की, पावर की कॉस्ट है, सुपरविज़न चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंस। द वर्कर्स आर पेड ए फिक्स्ड DA of 1575 per month. Production bonus payable to workers in terms of an award is equal to 33.33% of basic wages and DA. At 10% of basic wages and DA, allowance against leave, wages and holiday with pay to arrive at a comprehensive labor wage for debit to production. तो यहाँ पर हमें जब बात होती है लेबर की, तो इसका मतलब हम कन्वर्जन कॉस्ट रिकवर करना चाह रहे होंगे, क्योंकि बिना उसके तो हम लोग नहीं ले सकते लेबर की कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड में। ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, बेस पीरियड क्या लेना था, 1 मंथ, और इस बेस पीरियड में हमारे नंबर ऑफ आवर्स आने हैं। तो टोटल हमारे पास आवर्स जो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो 200 आवर्स दे रखे हैं, और हमें बता रखा है 75% कैपेसिटी पर काम होता है। तो आवर्स हो जाएंगे हमारे 200 इंटू 75%, दैट इज़ 150। तो 150 आवर्स हो जाएंगे हमारे प्रोडक्टिव। पर्टिकुलर्स अमाउंट टोटल पर आवर, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रनिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल परचेज प्राइस मशीन का दिया है और डेप्रिसिएशन के लिए बोला है, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 3,24,000 इंटू 10% इंटू 1/12, 1 मंथ का लेना है। तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 2700, और उसको नंबर ऑफ आवर्स से 150 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस। वेजेस के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं। वेजेस 125 रुपये पर डे दे रहे हैं हम 8 घंटे के। तो 8 घंटे के 100 हमें बता रखा है
200 घंटा काम नॉर्मल होता है 8 घंटे के हिसाब से, तो 25 दिन हो गए हमारे पास महीने में। तो हम 25 डेज पेमेंट करेंगे 125 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये हमारी बेसिक वेजेस हो जाएगी मशीन मैन की। तो 25 इंटू 125 3125, और जो दूसरा है हेल्पर, इसकी है 75 इंटू 25 1875। तो ये हमारी 125 इंटू 25 3125 और 1875। इसके बाद हमें बात हुई है डीए। द वर्कर्स आर पेड ए डीए ऑफ 1575। तो इसका अगर हम अलग अलग कैलकुलेट कर लें, ये है मशीन मैन और ये है वर्कर, तो डीए दोनों का 1575 पर मंथ है। बोनस है 1/3 ऑफ दिस अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो ये है 4700 और ये 3450। इसका 1/3 बोनस देना है हमने 1567 और 1150। तो ये अमाउंट हो जाएगी इनकी 6267 और 4600। यहाँ पर लिखा है 10% और ऐड करना है लीव वेजेस के लिए। तो लीव वेजेस के लिए 10% और ऐड कर देते हैं। ये है बेसिक प्लस डीए, तो 470 हो जाएगा और 345 हो जाएगा। टोटल अमाउंट 6737 और 4945। तो हमें दोनों का अलग अलग अमाउंट पता चल गया वर्कर का कि क्या है वर्कर का अमाउंट। तो वेजेस आ जाएगी मशीन मैन की 6737 और हेल्पर की आ जाएगी 4945। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर कॉस्ट। पावर हम लोग रनिंग में ही लिखते हैं जनरली, और पावर के लिए हमें सीधा बता रखा है कि 1 महीने का खर्चा 15,000 है। तो 1 घंटे का खर्चा 100 रुपये हो जाएगा क्योंकि 150 घंटे हैं। पावर के बाद सुपरविज़न चार्जेस हैं मशीन के 1 महीने के 3000। तो ये इसी के हिस्से के दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है सुपरविज़न चार्जेस 3000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1 महीने के दिए हुए हैं 7500 रुपीज़। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो अमाउंट हमें दिया हुआ है 17,500 रुपीज़। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 150 से, 1 घंटे का रेट आ जाएगा। इंश्योरेंस 1 साल का है, हमें 1 महीने का लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। तो
इंश्योरेंस डिवाइड बाय 12 करके आ जाएगा 1354। जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये भी 27500 है, डिवाइड बाय 12 हो जाएंगे तो 2292। टोटल आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस का 25,828 और डिवाइड बाय 150 कर देंगे टू फाइंड आउट पर आवर कॉस्ट 172.19। और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, इसे ऐड करके हमारी 406.86 आ जाएगी मशीना रेट। और चाहें तो हम इस अमाउंट को भी ऐड करके लिख सकते हैं टोटल में 25,828 प्लस 2,700 प्लस 15,000 प्लस 17,500 61,028। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सीखा सिंपल केस में मशीना रेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, इन्होंने एक नई मशीन खरीदी है, 5 पहले से मशीन है, तो अब 6 मशीन हो गई। टोटल कॉस्ट मशीन की 8 लाख है और मशीन की लाइफ 15 साल के लिए सोचा है। 80,000 का स्क्रैप वैल्यू है। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है, जैसे बजटेड वर्किंग आवर्स 2400 है। हमने सोचा एक साल में 300 दिन काम करेंगे, 8 घंटा रोज, तो 2400 आवर्स, इसका मतलब बेस पीरियड 1 ईयर लेना पड़ेगा। इसमें 400 घंटा स्टाफ प्लांट के मेंटेनेंस के हैं। कुछ नहीं बताया तो हम इसे हटा देंगे, क्योंकि हमें प्लांट मेंटेनेंस को प्रोडक्टिव नहीं मानना होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए बताया है, मेंटेनेंस में करंट यूज़ नहीं होता है। मशीन के लिए ऑयल, मेंटेनेंस, 3 ऑपरेटर हैं, डिपार्टमेंट जो एक्सपेंस आए हैं, और ड्यूरिंग द करंट ईयर ये एस्टिमेट है कि इंक्रीज़ होगा, इंस्टॉलेशन की वजह से नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आर रेट फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। तो हमें 1 ईयर का है, तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, बेस पीरियड इज 1 ईयर और टाइम 2000 आवर्स। क्योंकि 2400 आवर्स हैं हमारे, लेकिन इसमें से 400 मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम नहीं होगा, हमने उसको हटा दिया है। पर्टिकुलर्स टोटल पर आवर और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रनिंग एक्सपेंसेस ये हमें लेने हैं। कॉस्ट है तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा, 8 लाख रुपीस की कॉस्ट है, इसका वैल्यू 80,000 है और लाइफ 15 ईयर्स है। तो ये हमारा 7,20,000 डिवाइड बाय 15 48,000 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2024। डिप्रिशिएशन हो गया, ये आवर्स के लिए ये पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन यूज़ करती है उसके लिए बता रखा पावर 15 यूनिट्स पर आवर, 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसका मतलब 2 रुपये 1 यूनिट के हैं और 15 यूनिट्स यूज़ होती हैं, तो 1 घंटे का खर्चा 30 रुपये हो जाएगा पावर का और 60,000 रुपये हो जाएगा टोटल। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मशीन को स्पेशल ऑयल चाहिए हीटिंग के लिए, जो हर महीने 2,500 रुपये का लगता है। ऑयल 2,500 इंटू 12, तो 30,000 रुपीज़ का हमारा ऑयल लग जाएगा।
मेंटेनेंस के लिए 500 रुपये पर वीक लगेंगे। मेंटेनेंस 500 पर वीक ऑफ 6 वर्किंग आवर्स। तो हमारे पास वर्किंग आवर्स हैं 300 डेज और 6 वर्किंग आवर की 1 वीक है, तो इसका मतलब 50 वीक्स लेनी है हमें। 50 वीक्स इंटू 500, तो 50 वीक इंटू 500 आ गया हमारा 25,000 रुपीज़ और पर आवर का आ गया 12.5। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि पूरे साल में 300 दिन है जो काम होता है और एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, इसका मतलब 50 वीक काम होता है। तो 50 वीक काम हुआ और एक वीक का एक्सपेंस हमें दे रखा है, तो हमने उसका टोटल 1 ईयर का एक्सपेंस निकाल लिया। मेंटेनेंस हो गया। ऑपरेटर्स वेजेस, ऑपरेटर्स वेजेस फिक्स्ड में आएगा। 3 ऑपरेटर हैं जो 6 मशीनों को देखते हैं और एक आदमी की वेजेस 450 रुपये पर वीक है, तो वेजेस 450 रुपये पर वीक है, 50 वीक हो गए। और 3 आदमी हैं और 40% एक्स्ट्रा और फ्रिंज बेनिफिट मिल रहे हैं। इसका मतलब 450 रुपीज़ एक आदमी को, 50 हफ्ते में 22,500, 3 आदमी को 67,500 और प्लस 40%, तो इन्हें मिलता है 94,500। लेकिन 6 मशीन है, तो एक मशीन के लिए 15,750 मिलेगा। 94,500 डिवाइड बाय 6, 15,750 ऑपरेटर का हो गया। डिपार्टमेंट का जनरल ओवरहेड जो आता है लास्ट ईयर में 60,000 रुपये आया था और डिपार्टमेंटल ओवरहेड लास्ट ईयर में 60,000 आया था। इस साल वो 12.5% बढ़ रहा है प्लस 12.5%, तो 60,000 प्लस 12.5%, ये हो गया 67,500 और ये 6 मशीनों में डिवाइड हो जाएगा 11,250। टोटल आ जाएगी कॉस्ट 57,000 डिवाइड बाय 2,000 आवर्स 28.50 और हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी टोटल मशीन आ रेट 95 आ जाएगी, जो 1,90,000 का टोटल आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हमने मशीना रेट का कर लिया। इसका मतलब अब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा होगा मशीना रेट को करते हुए कि भाई ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर हमें एक अजय लिमिटेड है जो आरडी रेट निकालना चाहते हैं और मशीन जो रूम है वो 90% कैपेसिटी पर काम करता है और ब्रेकडाउन 10% और हो जाता है। यहाँ पर दिवाली की 3 छुट्टी होती हैं साल में, 2 दिन होली की, 2 दिन क्रिसमस की, संडे के अलावा, और फैक्ट्री 8 घंटे काम करता है 5 दिन, 4 घंटे काम करता है सैटरडे। 40 मशीनें हैं रूम में और हमें ये एक्सपेंस बता रखे हैं। तो मेनली इस क्वेश्चन के अंदर जो बात है वो ये कि हमें इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने। इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स 365 डेज होते हैं हमारे पास साल में। इसमें से 52 संडे हटा देते हैं, 52 सैटरडे हटा देते हैं और हॉलीडेज हटा देते हैं। 3 + 2 5 + 2 7, 7 हॉलीडेज हटा देते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास जो काम होता है वो 365 - 52 - 52 - 7, 254 डेज हमारे पास काम होता है।
254 डेज, और इन 254 डेज में 8 आवर्स काम होता है 2032, और 52 सैटरडे हैं उसमें 4 आवर्स काम होता है 208। तो इस लिहाज से टोटल हमारा 2240 आवर्स काम होता है। तो हमारे पास एक साल में 2240 आवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 90% कैपेसिटी पर काम करेगी मशीन 2016, और इसमें से भी 10% और ख़राब हो जाएगा, तो 202 और ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्टिवली 1814 आवर्स 1814 आवर्स काम होगा एक मशीन से। तो एक मशीन एक साल में 1814 आवर्स काम करेगी, और हमारे पास 40 मशीनें हैं, 40 मशीन्स हैं। तो 14 मशीन्स हमारी 1814 इंटू 40 72,560 आवर्स काम होगा, जो कि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 10 रुपये ही आंसर में आएगा। इसका मतलब आंसर हम निकाल चुके हैं। या तो हम इन सबको पहले 40 से डिवाइड कर दें, एक मशीन का रेट अमाउंट आ जाएगा, और फिर हम एक मशीन के आवर्स लेकर क्वेश्चन को करें। जो एक मशीन के आवर्स हैं वो हैं 1814। या दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मेन मुद्दा था इसमें कि हमें निकालना था वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो हमने निकाल लिए। एक मशीन के 1814 और 40 मशीनों के 72,560। अब हम मशीना रेट ले सकते हैं। हम 40 मशीन को एक साथ लेकर चलें तो वहाँ पर वर्किंग आवर्स 72,560 ले लेंगे, या यहाँ पर हम और इसे एक्यूरेट करें 2016 में से 201.6 ही लेस करें, 2016 में से इतना ही लेस करें तो ये 1814.4 आता है, और 40 से इसे मल्टीप्लाई कर दें जो मशीन है हमारे पास, तो ये 72,576 आता है, जो एग्जैक्टली 10% के लिए जाता है। तो 10 रुपये हमारी एक कॉस्ट आएगी। चाहे आप 40 मशीनों का एक साथ खर्चा लें तो 8 से ले लीजिएगा टोटल, और अगर एक मशीन का खर्चा लेंगे तो हर एक एक्सपेंस को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आप फिर एक ही मशीन के आवर्स लेकर करिएगा। तो इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है, हर एक को बस डिवाइड करके निकालना है। मेन इसमें यही था। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक मशीन है, मशीन शॉप है, जहाँ पर 8 एक जैसी ड्रिलिंग मशीन है और 6 आदमी उस पर काम करते हैं। मशीन बिना ऑपरेटर के काम नहीं कर सकती, मतलब हमेशा एक ना एक ऑपरेटर उसके ऊपर काम करता रहेगा। और जो कॉस्ट है इन 8 मशीनों की वो 8 लाख रुपए है। हमें 6 महीने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें नॉर्मल हमारे पास अवेलेबल आर पर मंथ 208 है। छुट्टियां हैं विदाउट पे, मतलब उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, पैसा कट जाएगा 18 घंटे। छुट्टी है उन्हें पेमेंट मिलेगी 20। नॉर्मल आइडियल टाइम है 10 घंटा, जैसे लंच करते हैं, ये नॉर्मल आइडियल टाइम है। एवरेज रेट एक दिन की 200 रुपये है। इसका मतलब हम लोग एक दिन में उनको पेमेंट करते हैं 200 रुपये की, और 8 घंटे की, इसका मतलब 25 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। प्रोडक्शन बोनस है 1.5% ऑफ वेजेस, पावर, सुपरविजन, लाइटिंग। कुछ चीज़ें 1 ईयर के लिए बताई हैं। रिपेयर मेंटेनेंस
इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3%, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, जनरल expense. You are required to work out comprehensive machine rate for the machine shop. इसका मतलब एक तो हमें पूरी 8 की 8 मशीनों को लेकर चलना चाहिए। आदमी 6 हैं, इसका मतलब एक बारी में 6 से ज़्यादा मशीनें कभी भी नहीं चलेंगी। तो 2 मशीनें आराम करेंगी, वो भी बेचारी गर्म हो जाती है, थक जाती है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालते हैं बेस पीरियड में। बेस पीरियड क्या लें, 6 महीना भी ले सकते हैं और 1 साल भी ले सकते हैं। मेरा मन कर रहा है 6 महीना ले लें। उसका रीज़न ये है कि हमें 6 महीने के लिए डाटा जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स लेने हैं। 208 घंटे अवेलेबल हैं, लेकिन 18 घंटे की छुट्टी है। पेमेंट हो या ना हो, काम तो नहीं कर रहा, माइनस कर दिया। 20 घंटे की छुट्टी है विद पे, लेकिन काम तो नहीं किया। हमें तो वर्किंग आवर्स निकालने हैं, मशीन कितने घंटे चल रही है। तो मशीन तो नहीं चल रही 20 घंटा। नॉर्मल आइडल टाइम है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, 10 घंटा। तो क्या मशीन चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है। तो हमारी जो मशीन चल रही है वो कितना चल रही है? 160 आवर्स, 160 घंटा। तो 160 घंटा हमारी मशीन चल रही है एक महीने में, पर मंथ दिया हुआ है हमें, पर मंथ। तो 6 महीने में कितनी चलेगी? और 6 मशीनें हैं, तो 6 मशीनें कितनी चलेंगी? तो 160 घंटा और 6 मशीन है और 6 वर्कर है, 6 मशीनें, 6 महीना है, तो टोटल मिलाकर 5760 आवर्स हो जाते हैं। तो बेस पीरियड हो गया 6 महीना, और उस दौरान हमारे मशीन के आवर्स हो गए 5760 आवर्स। अब हम आगे का काम शुरू कर सकते हैं। मशीन आवर रेट कंप्यूट करना है। पर्टिकुलर्स आप भी साथ साथ कर सकते हैं। ये टोटल है, स्टैंडिंग और रनिंग। हमारे बेस पीरियड वो लिख देते हैं, बेस पीरियड 6 मंथ्स और वर्किंग आवर्स 5760, 160 इंटू 6 इंटू 6। सबसे पहले हमारे को बेसिक वेजेस की बात कर रखी है। अगर हम वेजेस को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसका मतलब वही है जो मैंने पहले भी आपको बताया, कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगी, फिर हम अलग से वेजेस नहीं लिखा करेंगे। वेजेस 200 हमारी 25 रुपये घंटा की वेजेस निकल कर आई, और हमारे पास जो काम हो रहा है ये तो एक दिन की पेमेंट है, और 208 घंटे एक नॉर्मल जो पेमेंट होती है। यहाँ पर देखते हैं, पेमेंट 1 डे ऑफ 8 आवर्स इज 200। ठीक है, तो 8 घंटे कौन सी है पेमेंट?
क्या नॉर्मल आइडियल टाइम के पैसे कटेंगे? नहीं, पेमेंट उसको हो जाएगी। क्या लीव विद पे की पेमेंट होगी? बिल्कुल पेमेंट होगी। लेकिन ये जो है छुट्टी उसकी विदाउट पे, ये पैसे कट जाएंगे। इसका मतलब कि उसको महीने में जो पेमेंट होती है वो 208 घंटा माइनस जो ये वाला है 18 घंटे 18 आवर्स, इसका मतलब से 190 आवर्स की पेमेंट होगी। एक महीने में 190 घंटे की पेमेंट होगी। अब 190 घंटे की जब पेमेंट होगी तो हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि 190 घंटा एक महीने में है तो 6 महीने में और 6 ऑपरेटर हैं तो 190 आवर्स की पेमेंट होगी। 6 महीने में 6 वर्कर हैं, 6840 आवर्स की पेमेंट होगी और एक घंटे के लिए 25 रुपये हम देते हैं तो 1,71,000 रुपीज़ की पेमेंट होगी। एक बार फिर से समझिए, उसको हम एक घंटे के 25 रुपये देते हैं, ठीक है? तो 6 महीने हैं, हर महीना वो 208 घंटे काम करता है, लेकिन जो छुट्टी मार रहा है 18 घंटे की, उसके पैसे हम काट रहे हैं। इसका मतलब उसे हम 18 घंटे की पेमेंट नहीं करेंगे, तो 208 में से 18 घंटे की पेमेंट नहीं करेंगे तो 190 आवर्स हो गए। नॉर्मल आइडल टाइम की पेमेंट होगी, विद पे की पेमेंट होगी, तो पेमेंट जिसकी नहीं होगी वो पैसा काट दिया मैंने। तो एक महीने में 190 आवर्स हो गए, 6 महीने इंटू 6, 6 ऑपरेटर इंटू 6 और एक घंटे का 25 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वेजेस हमारी आ गई 1,71,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बोनस 1.5%। तो इसका 1.5% हो जाएगा 2,565 रुपीज। बोनस के बाद पावर, जो पावर है वो रनिंग एक्सपेंस में ले लेता हूँ। पावर रनिंग एक्सपेंस में आ जाएगा और ये है 8,050 रुपीज़। 8,050 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5760। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो 8,050 को 5,760 से डिवाइड कर देंगे 1.3975, तो इसे 1.40 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके। आप साथ में ना कैलकुलेटर लेकर बैठा करिए, आप साथ साथ कैलकुलेशन करें और तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें आप। जहाँ लगे कि थोड़ा स्लो हो गए हैं तो वहाँ वीडियो को पॉज कर दें आप। इसके बाद में है सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो सुपरविजन के हमारे हैं 3,300, लाइटिंग के हैं 1,200, अब हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन है वो 1 ईयर की है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो हम रनिंग में लेते हैं और ये दिया हुआ है 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन 8 लाख है, तो 8 लाख का 3% और 6 मंथ्स का हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 5,760, 2.08। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 40,000 है तो हमारा 20,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 मंथ्स का लेना है, ये 1 ईयर का इंश्योरेंस है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हम रनिंग में लेते हैं
8 लाख का 10% 6 मंथ्स का, तो ये 40,000 हो जाएगा। डिवाइड बाय 5,760, 6.94। अदर एक्सपेंस 12,000 दिए 1 ईयर के, 6 मंथ्स के 6,000 हो जाएंगे। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 54,530, इसके भी हाफ हो जाएगा 6 मंथ्स का 27,265। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया 2,31,330 डिवाइड बाय 5760, तो ये हो जाएगा 40.16। और ये टोटल हो जाएगा 2,91,380, और मशीना रेट हो जाएगी 50 रुपीज़ 58 पैसा। तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा कैलकुलेशन था वो ऑपरेटर वेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, छुट्टी वगैरह का था, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। नाउ 33 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक मशीन हमने खरीदी 1 जनवरी 2010 को 2.5 लाख की। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ न्यू मशीन इज 75 लाख। इसका मतलब हमें नई मशीन के लिए ही काम करना होगा। टोटल मशीन हमारे पास नई मशीन को मिलाकर 75 लाख है। लाइफ हमें 5 इयर्स का दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है। रिपेयर मेंटेनेंस फॉर द मशीन, इस इकलौती मशीन की जानकारी है 1 साल की। वर्किंग आवर्स पर ईयर दिए हैं तो बेस पीरियड 1 ईयर ले लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल द मशीन्स तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन, मतलब इसी मशीन के बारे में बात हो रही है। एरिया हमें बता रखा है इस मशीन ने और अदर मशीन ने कितना लिया है, इसका मतलब टोटल एरिया 1600 है। रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब टोटल है और पर मंथ है। लाइटिंग चार्जेस पूरे डिपार्टमेंट के हैं, पूरे लाइट चार्जेस 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 पॉइंट इस मशीन पर है। कंप्यूट द मशीन रेट फॉर द न्यू मशीन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन अबव। तो सबसे पहले तो बेस पीरियड 1 ईयर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए 1 ईयर? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 1 ईयर के लिए आवर्स दे रखे हैं। करें, आप भी साथ साथ करिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन लगता है कि सिंपल है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद कर लीजिए, और उसके बाद फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है ना? नहीं तो रेस लगा लो, कौन जल्दी करेगा। बेस पीरियड 1 ईयर और वर्किंग आवर्स 4000। ये आपको पता ही है, आपसे पहले मैं कर लूँगा। आप तो धीरे धीरे करते हो, मैं भी धीरे धीरे करता हूँ, लेकिन आपसे जल्दी हो जाता है। वर्किंग आवर्स 4000 है, बेस पीरियड 1 ईयर हो गया। और सबसे पहले इसमें स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रनिंग एक्सपेंसेस, इसमें मशीन के बारे में बता रखा है सारी। मशीन स्क्रैप वैल्यू, रिपेयर मेंटेनेंस कहाँ आएगा? रिपेयर मेंटेनेंस रनिंग में लेते ही 3 एक्सपेंसेस हैं हम लोग।
रिपेयर मेंटेनेंस इस मशीन का दिया हुआ है 1 साल का 2000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा 1 घंटे का 50 पैसे हो जाएगा। आगे है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ऑल मशीन्स। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से लगता है 9,075 लाख मशीनों पर इंश्योरेंस है और हमें 2.5 लाख के लिए निकालना है। तो 9,000 इंटू 2.5 लाख डिवाइड बाय 75 लाख, तो ये 300 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर हमारा रनिंग में आ जाएगा। ये मशीन के लिए दे रखा है 1 घंटे में 25 यूनिट 75 पैसे के हिसाब से। तो 25 यूनिट्स हैं 75 पैसे के हिसाब से, तो ये 18.75 की हो गई। और अगर हम चाहते हैं इसको लिखना टोटल अमाउंट में, तो 4000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आवर्स हैं, तो 75,000 रुपीज़ आ जाएगा। एरिया बता रखा है रेंट, तो रेंट है 800 इंटू 12 कर देते हैं, 1 साल का हो जाएगा। और इस मशीन में 100 स्क्वायर फीट है और टोटल मशीन है 1600। तो ये हमारा रेंट की कैलकुलेशन हो गई। 800 इंटू 12। जहाँ पर आपको बात समझ में ना आए, आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लिया करो, ठीक है। रेंट है हमारा 800 रुपीज़ पर मंथ। 12 मंथ्स का हो गया 9600, और अब मैंने उसको एरिया के रेशो में बांट दिया, ठीक है। रेंट हो गया। लाइटिंग एक्सपेंस 20 पॉइंट्स है पूरे डिपार्टमेंट में, जिसमें से 3 डिपार्टमेंट इसके मशीन के पास है 120 पर मंथ। अब देखो 120 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 साल का आ गया। 3 पॉइंट है आउट ऑफ 20 पॉइंट्स, सिंपल। 120 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 20, 216 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। कंप्यूट द मशीन रेट, हमें इसका डेप्रीशिएशन निकालना है। डेप्रीशिएशन है कॉस्ट 2,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,500, स्क्रैप वैल्यू ये गिवन है, डिवाइड बाय लाइफ 5 ईयर्स ये। तो 2,50,000 माइनस 2,500 डिवाइड बाय 5, तो 1 ईयर का डेप्रीशिएशन आ जाएगा 49,500 डिवाइड बाय 4,000, तो 12.375 रुपीज़ हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं। 1116 स्टैंडिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय 4,000, तो ये हो जाएगा 0.279। और इसमें हम बाकी के 0.5, 18.75 और 12.375 ऐड कर देते हैं, तो ये 31.904 ये हमारा मशीना रेट आ जाएगा। और अमाउंट में चाहें तो टोटल कर भी सकते हैं 2,000, 75,000 और 49,500, तो 1,27,616। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन करते हैं। आप चाहें तो इसको जब मैं क्वेश्चन समझा दूं तो आपको लगे कि हाँ भाई साथ साथ करना है, तो आप साथ साथ कर लीजिए। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज करके खुद कर लीजिए पूरा, फिर उसके बाद चेक करिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल देखेंगे, तो आपको ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि
सपोज आप स्विमिंग सीखने के लिए गए और आपने कोच से कहा भैया तैरो, और वो तैरता जा रहा है, आप बाहर जाकर बैठकर देख रहे हैं, तो क्या तैरना आ जाएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब अंदर तैरने के लिए पहली बार जाओगे तो अंदर जाओगे और पानी बहुत सारा अंदर पेट के अंदर चला जाएगा। इसलिए एग्जाम में आपके पेट के अंदर पानी ना चला जाए, डूबने ना लगे, इसलिए आपको अभी क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। पूरे असाइनमेंट पूरी, अगर सारे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सामने अच्छे से समझ कर लिए ना, गारंटीड है 80 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। द फॉलोइंग एनुअल चार्जेस आर इंकर्ड, एक साल के एक्सपेंस है, in respect of machine where manual labor is almost nil and where the work is done by means of 5 machines of the exactly similar type of specification। तो हमारे पास मशीन कितनी है? 5। रेंट फॉर द शॉप, डेप्रिसिएशन ऑफ ईच मशीन, रिपेयर मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन। बच्चों हमें यही बात ध्यान रखनी है, कोई चीज़ एक मशीन की है, कोई एक्सपेंस 5 मशीनों का है, कोई एक्सपेंस 1 ईयर का है, कोई एक्सपेंस 1 मंथ का है। तो दिमाग और आंखें खुली रखनी है, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। पावर शॉप की दी हुई है, चार्जेस शॉप के दिए हुए हैं, अटेंडेंट हैं 2 जो 5 मशीनों को देखते हैं और उनको 600 के हिसाब से पेमेंट होती है। सुपरविज़न है 5 मशीनों के लिए, एक सुपरवाइज़र है। सन्ड्री सप्लाईज है शॉप के लिए, और मशीन यूज़ होती हैं कितनी, कैलकुलेट द मशीन रेट फॉर द ईयर। करते हैं इसको। तो अब हम बेस पीरियड क्या लें? बेस पीरियड या तो हमेशा देखना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ आवर्स 1 महीने के दिए हैं या 1 साल के दिए हैं। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि नंबर ऑफ आवर्स तो है ही नहीं, दिए ही नहीं है। तो फिर हमें देखना है कि आवर्स से रिलेटेड कुछ तो दिया होगा, कहीं तो लिखा होगा कुछ घंटे। तो ढूंढने पे पता चला, ये 9 पॉइंट में लिखा है मशीन यूज करती है 7 यूनिट पावर की 4 घंटे में। इसका मतलब पावर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है नंबर ऑफ आवर्स से। ये 4th पॉइंट है जहां पर पावर के बारे में लिखा हुआ है। सॉरी, तो इसका मतलब हमें पावर बता रखी है, टोटल खर्चा 52,500 है, 52,500 पावर, 52,500। अगर हम पावर को यूनिट से कोरिलेट कर दें तो हमारे आवर्स आ सकते हैं। पावर रुपीज़ है, उसका यूनिट्स और आवर्स का सीधा संबंध है। तो हम देखते हैं पावर हमें दिया हुआ 52,500 और इसमें दे रखा है कि 50 रुपए की 10 यूनिट आती है। इसका मतलब 1 यूनिट कितने की हो गई? अगर 50 रुपए की 10 यूनिट आती है तो 1 यूनिट मुझे तो लग रहा है 5 रुपए की हो गई। आपका क्या ख्याल है? 5 रुपए की हो गई। तो अगर मैं इसे 5 रुपए से डिवाइड कर दूं तो मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। तो 52,500 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 10,500 यूनिट्स आ गई। अब यहाँ यूनिट से आवर्स तो निकल सकते हैं क्योंकि पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि 7 यूनिट हैं 4 घंटे में, 7 यूनिट 4 घंटे में। तो मैं यहाँ से रेशो निकाल कर, अगर 7 यूनिट हैं और 4 घंटे हैं तो 10,500 यूनिट्स हैं, तो कितने घंटे हैं ये मेरे को पता चल गए। तो इसका मतलब 6,000 आवर्स हैं मेरे पास टोटल। अब मशीन है 5, तो अब मेरे पास एक रास्ता है, वो रास्ता ये है, या तो मैं पांचों मशीनों का एक साथ लेकर करूं या फिर मैं एक ही मशीन का लेकर चलूं, ये मेरी इच्छा है, मर्जी है। मेरे पास 5 मशीन है तो पर मशीन 6,000 डिवाइड बाय क्या कर दूं 5, तो 1200 आवर्स मेरे पास आ गए। तो इसका मतलब एक मशीन एक साल में कितना चलती है? 1200 घंटे। तो बेस पीरियड हमारा हो गया 1 ईयर।
और आवर्स हो गए 1200, 1200 एक मशीन के। रेंट, सबसे पहला एक्सपेंस है रेंट, स्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, शॉप का है 36,000। और ये जो एक्सपेंस हैं ये एनुअल एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो मैंने 1 ईयर का बेस पीरियड माना है। रेंट है 36,000 और ये फ्लोर एरिया के रेशो में बटेगा। फ्लोर एरिया कहाँ है? फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया कुछ ये नहीं दिया अलग से, तो हमें स्टार्टिंग में बता रखा है कि जहाँ पर 5 मशीनें हैं एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की, तो इसका मतलब हर मशीन एक जैसा एरिया लेती होगी, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 7200। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक मशीन का दिया हुआ है हमें 5000, तो डेप्रीशिएशन को हम हमेशा कहाँ लेते हैं? रनिंग एक्सपेंस में 5000। तो 5000 को अगर मैं 1200 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक घंटे का डेप्रीशिएशन आ जाएगा 4.167। रिपेयर मेंटेनेंस 5 मशीनों की है, तो मैं एक मशीन की निकाल लेता हूँ। 10,000 डिवाइड बाय 5, तो एक मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस 2000 रुपीज़ आ गई, और उसे मैंने 1200 से डिवाइड कर दिया तो 1.667 आ गया। पावर, पावर का खर्चा टोटल 52,500 है, डिवाइड बाय 5, तो एक मशीन का आ जाएगा 10,500 और डिवाइड बाय 1200, तो एक घंटे का आ जाएगा 8.75। पावर के बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस फिक्स्ड में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस 5400 पूरी शॉप के हैं, और शॉप में 5 मशीन हैं, कुछ नहीं दे रखा तो हम 5 के रेशो में बांट देंगे 1080। अटेंडेंट, 2 अटेंडेंट हैं 5 मशीनों के लिए, और इनको हम महीने के 600 रुपये देते हैं। अटेंडेंट सैलरी 600 रुपये पर मंथ ईच को दिया जाता है, तो 600 एक के हैं तो 2 के हो गए 1200, 12 महीने के 400 हो गए, और डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा 2880। समझ में तो आ गया होगा, इन केस नहीं आया तो फिर आप ये बात बार बार सुन लीजिए, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 600 रुपये एक आदमी के हैं, 2 आदमी के 1200 हो गए, 12 महीने के, क्योंकि एक महीना है ये, 12 महीने के 12 से मल्टीप्लाई, और 5 मशीनें, तो एक मशीन का एक्सपेंस लेना है। सुपरविजन, 5 मशीनों के लिए एक सुपरवाइजर है जिसे 2500 पर मंथ मिलते हैं, तो 2500 पर मंथ, तो एक साल के हो गए 30,000, और 5 से डिवाइड कर दिया तो एक मशीन के हो गए 6,000। सन्ड्री सप्लाईज वगैरह है मशीन शॉप की 4,950। सन्ड्री सप्लाईज एक्सेट्रा 4950 डिवाइड बाय 5, तो एक मशीन का एक्सपेंस आ जाएगा
990। तो टोटल कर लेते हैं, 18,150 डिवाइड बाय 1200, 15.125 प्लस अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो ये हमारी मशीनरी रेट आ जाएगी 29.709 और अमाउंट हो जाएगी 18,150, 5,000, 2,000, 10,500, 35,650 डिवाइड बाई 1200। ठीक है, तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया मशीनरी रेट का। मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि मशीनरी रेट, तो आप कहें कि मशीनरी रेट तो बहुत सिंपल है। अगेन एक और नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। या तो आपको लगता है नहीं हम तो खुद ही समझ लेंगे, तो मेरे से पहले करिए पॉज करके वीडियो, नहीं तो मैं समझा दूंगा, फिर बीच में लगे तब पॉज करके खुद करिए। जितना खुद करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। चलिए हम दो टाइप की मशीन है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो जो लार्ज मशीन है और स्मॉल मशीन है, एक एक मशीन का हिसाब किताब लगाएंगे। एक मशीन एक साल में 1440 घंटा चलती है, तो एक 3 महीने का बेस पीरियड क्वेश्चन में बोल रखा है हमें। तो 3 महीने के लिए हम लोग बनाएंगे इस पूरी शीट को। हमें 3 महीने का बेस पीरियड लेकर करने को बोला गया है। और एक साल में जब 1440 1440 आवर्स चलती है मशीन, तो 3 महीने में 360 घंटा चलेगी। चलिए यहाँ पर अब हम एक एक करके देखते हैं क्या बता रखा है। सबसे पहले तो कॉस्ट बता रखी है मशीन की, तो इसका मतलब हम डेप्रीशिएशन की बात कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रीशिएशन लार्ज मशीन। लार्ज मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 40,000 रुपये और लाइफ मशीन की हमें बता रखी है 12,000, बड़ी मशीन की लाइफ। तो इस लिहाज से हम लोग इसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 12,000, तो 13.33 रुपीज़ हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा 1 घंटे का। और अगर हम इसे 360 से मल्टीप्लाई करें तो 4,800 रुपीज़ टोटल में आ जाएगा। अब अगर हम स्मॉल मशीन की बात करें तो स्मॉल मशीन की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 1,000 है और उसकी लाइफ 9,000 आवर्स है। तो 39,000 डिवाइड बाय 9,000, तो ये 4.33 रुपीज़ पर आवर का हमारा डेप्रीशिएशन हो जाएगा छोटी मशीन पर। और अगर हम टोटल में देखें तो 1,560 रुपये। तो ये हमने डेप्रीशिएशन की बात करी। रिपेयर मेंटेनेंस ऑयल 60,000 रुपये है लाइफ में। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्किंग नोट नंबर 2, रिपेयर मेंटेनेंस 60,000 रुपये लाइफ का है और लाइफ है 12,000 घंटे, तो इसका मतलब 5 रुपये हो गया रिपेयर मेंटेनेंस। और अगर हमें चाहिए उसको टोटल अमाउंट में तो 1,800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो दूसरी मशीन है स्मॉल, उस स्मॉल मशीन का 18,000 है, तो वो 2 रुपीज़ आ जाएगा। 360 के हिसाब से 720। नेक्स्ट हमारा है पावर। तो पावर
नंबर 3 में आ जाएगा। पावर है 5 रुपीज़ पर यूनिट और लार्ज मशीन 2 यूनिट 1 घंटे में लेती है, तो 10 रुपये हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो 360 आवर्स के हिसाब से 3600। और जो स्मॉल मशीन है, स्मॉल मशीन के लिए बता रखा है कि वो 2 यूनिट लेती है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना, और 5 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा 1 रुपया, और 360 आवर्स का 360 रुपीज़। मैनेजर साहब को हम पेमेंट करते हैं, मैनेजर साहब को पेमेंट करते हैं 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़, और वो आधा सम में देते हैं, हाफ, और वो हर मशीन पर इक्वल बढ़ जाता है, और 3 महीने का। तो मैनेजर साहब 48,000 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो एक मशीन का 1,000 रुपये आ गया मैनेजर का एक्सपेंस। एक मशीन का 1000 पर आर निकालने की जरूरत नहीं है। ये रेंट के लिए बताया है पूरी वर्कशॉप का 32,000, 3 मंथ्स का और एक मशीन का। इक्वल मशीन नहीं है, रेंट एरिया अलग अलग है। तो पहले मैं रेंट 3 महीने का देखता हूँ कितना हो गया। 32,000 इंटू 3/12 8,000, और इसे वर्किंग नोट नंबर 4 में कर रहा हूँ। रेंट एरिया के रेशो में बटेगा। एरिया हमें दे रखा है, लार्ज मशीन 1/4 एरिया लेती है, 1/4, तो इसका मतलब 8,000 का 1/4 2,000। तो बड़ी मशीन का हमारा 2,000 रुपये का आ गया रेंट। और जो स्मॉल मशीन है वो लेती है 1/8, क्योंकि आधा लेती है बड़ी मशीन से 1,000, तो ये 1,000 हो जाएगा। रेंट हो गया। लाइटिंग एक्सपेंस वर्किंग नोट नंबर 5। लाइटिंग एक्सपेंस के लिए बोला है रेशो ऑफ वर्कर। लार्ज और स्मॉल में वर्कर के लिए बता रखा है, एक बड़ी मशीन पर 3 आदमी काम करते हैं, और 2 मशीनें तो 6 वर्कर हो गए। हर छोटी मशीन पर 2 आदमी काम करते हैं, 4 मशीनें 2 आदमी का मतलब 8 आदमी हो गए। तो 6 और 8 का रेशो हो गया हमारा वर्कर के हिसाब से। लाइटिंग का 18,200 रुपीज़ है 1 साल का, 3 मंथ्स का हो गया 4,550। लार्ज और स्मॉल में 6/14 8/14 1950 2600। ये 2 मशीनें हैं, ये 4 मशीनें हैं, तो इसका 650 आ जाएगा, और 1950 डिवाइड बाय 2 975 आ जाएगा। तो 975 और 650 ये हमारा लाइटिंग का एक्सपेंस हो गया। टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 3,975 डिवाइड बाय 360 11.04 2,650 डिवाइड बाय 360
7.36 टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा 39.37 और अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। 14,175। इसे डिवाइड बाय 360 करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कि ठीक हुआ या नहीं। और यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है और ये 5,290 जो बैठता है 14.69। तो ये लार्ज मशीन का रेट आ गया, ये स्मॉल मशीन का रेट आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसा क्वेश्चन आपको आराम से देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर हमें टाइम भी 3 महीने का दे रखा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम 3/12 करना भूल जाते हैं। लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन को बांटने में दिक्कत होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप 1-2 बार बार कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है तो बार बार वीडियो को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक और क्वेश्चन मशीना रेट पर। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस तो हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिफर्स टू प्रोसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल सब्सिक्वेंटली इंकॉर्पोरेटेड इन ए कंपोनेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मशीन आर रेट नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर रिक्यूपमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन। तो हमें मशीन आर रेट निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 12,000 है, लाइफ 10 ईयर्स है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ 3,000 है, और वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक 44 आवर्स की है, 2200 आवर्स, जिसमें मेंटेनेंस वगैरह के 200 आवर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है 16 यूनिट पर आवर और 9 पैसा पर यूनिट है। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप। मशीन को केमिकल की ज़रूरत पड़ती है जो हम हर हफ्ते के एंड में 20 रुपये का चेंज करते हैं। कॉस्ट पर ईयर की है 1200। 2 अटेंडेंट हैं जो चेक करते हैं, 5 मशीनें हैं अदर, उनको भी देखते हैं, इन मशीनों को भी देखते हैं। और कंबाइन वीकली वेजेस, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सब 120 रुपये है। डिपार्टमेंटल और जनरल ओवरहेड इस मशीन का 1 साल का 2000 है। तो देखते हैं, बहुत काफ़ी मिक्स इन्फॉर्मेशंस हैं। कहीं कहीं हमें वीकली बात बता रखी है, तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, जहाँ पर अलग अलग टाइप की बातें बता रखी है। तो इन क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखना चाहिए, हमें मिस्टेक हो जाती है अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान हटा देंगे तो। मशीना रेट निकालना है, बेस पीरियड क्या लें और उसमें हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे। तो बेस पीरियड कितना लें, तो हमें बता रखा है वर्किंग टाइम पर ईयर, तो इसका मतलब 1 ईयर लेना है। ये तो एक सिंपल सी बात है, तय हो गई। 2200 आवर्स में से 200 आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बेस पीरियड में 2000 आवर्स हो गए हमारे। स्टैंडिंग और वेरिएबल या रनिंग। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 12,000 है और लाइफ है 10 साल और स्क्रैप वैल्यू है 3,000। इसका मतलब इस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 9,000 रुपये लगता है। और
900 रुपये, 900 रुपये, 9,000 तो 10 साल का है, और उसको अगर हम 2000 से डिवाइड कर दें तो 45 पैसे का डेप्रिसिएशन पर आवर है। अब है इलेक्ट्रिसिटी 16 यूनिट पर आवर, और 1 यूनिट है 9 पैसे की। तो 16 यूनिट पर आवर है और 1 यूनिट 9 पैसे की है, तो 1 रुपी 44 पैसा हो जाएगा, और टोटल में अगर हम चाहें तो 2,880 रुपये। क्योंकि लिखा है करंट नहीं लेते हैं हम सेटिंग अप टाइम में और मेंटेनेंस में, इसलिए मैंने 2000 आवर्स के लिए लिया है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि मेंटेनेंस या सेटिंग अप टाइम में करंट का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर 2200 आवर्स से मल्टीप्लाई करके लिख देता। फिर मुझे 1.44 भी नहीं, हम इसको पहले 2200 आवर्स का टोटल कैलकुलेट करते, फिर 2000 से डिवाइड करते, वो यहाँ पर हमारा अमाउंट कुछ और आता, 1.44 नहीं आता। मशीन को एक केमिकल सॉल्यूशन चाहिए एवरी वीक, तो केमिकल सॉल्यूशन एक एवरी वीक चाहिए। मैं इसे रनिंग में भी लिख सकता हूँ क्योंकि हर हफ्ता चाहिए, स्टैंडिंग में भी लिख सकता हूँ। सॉल्यूशन में मैंने रनिंग में लिखा है, आप स्टैंडिंग में भी लिख सकते हैं। हर वीक में चाहिए तो 50 वीक हैं, और हर वीक में चाहिए 20 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो जाएगा। मेंटेनेंस 1 साल की है 1200 रुपये, तो जब 1200 रुपये 1 साल की है तो 1 घंटे की 60 पैसे हो जाएगी, 2000 से डिवाइड कर देंगे। और 2 अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट सैलरी 2 अटेंडेंट हैं, तो वो मशीन टुगेदर विद 5 अदर, टोटल 6 मशीनों को देखते हैं। इनकी वीकली पेमेंट हमें बता रखी है, देयर वीकली वेजेस इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज 120, तो 120 रुपीज़ दोनों की है क्योंकि ईच नहीं लिखा, और ये जो है 50 वीक के लिए है, और मशीनें हैं 6। एक बार फिर से 120 रुपये महीना, 120 रुपये एक हफ्ते का, 1 वीक का, और 50 वीक हैं तो 50 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 6 मशीनें तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1000। डिपार्टमेंट के एक्सपेंस इस मशीन के 2000 हैं, इस मशीन की डिपार्टमेंट एक्सपेंस 2000 है, टोटल 4000 डिवाइड बाई 2000 2 रुपीज़, तो 2 प्लस 0.45 प्लस 1.44 प्लस 0.6 4.49। इस अमाउंट का भी टोटल कर सकते हैं और बाद में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है या नहीं, तो बिल्कुल सही आ रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन था 4.49। आपके मन में आ रहा है सर कितने क्वेश्चंस हैं मशीना रेट के, तो आपके लिए खुशखबरी है कि केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं मशीना रेट के। क्या 3 क्वेश्चन? हाँ जी, 3 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। 37 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, जिसके अंदर मशीना रेट निकालना है, इन्फॉर्मेशन दिया है ए पार्ट में। टोटल नंबर ऑफ वीक एक क्वार्टर में 13 है, आवर्स 48 हैं,
मेंटेनेंस 8 आवर्स पर मंथ है। ये क्वार्टर में है, वीक्स और पर वीक आवर्स हैं, लेकिन मेंटेनेंस पर मंथ के हिसाब से हैं। सेटिंग अप टाइम भी दे रखा है वीक में। मशीन की कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, रिपेयर मेंटेनेंस पर एनम, कंज्यूमेबल पर एनम, रेंट पर क्वार्टर, ऑपरेटर पर मंथ। भैया पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम तो ध्यान नहीं रखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। पावर नोट, लाइफ मशीन की 10 ईयर्स की है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर है और वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम करना है। रिपेयर मेंटेनेंस वेरिएबल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल है, पावर प्रोडक्शन के समय होगी, सेटअप मेंटेनेंस में नहीं होगी। बट कॉस्ट ऑफ पावर इज टू बी बोर्न बाय टोटल टाइम एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस स्टॉपेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेंटेनेंस स्टॉपेज को हटा दो, बाकी सब प्रोडक्टिव टाइम है। सुपरवाइजर 5 आइडेंटिकल मशीन को देखता है, इंक्लूडिंग द वन नाउ कंसीडर्ड, मतलब टोटल 5 मशीनें हैं। कंपनी हायर्स आउट एक्सेस कैपेसिटी इन द मशीन शॉप फॉर आउटसाइड जॉब, तो मशीन पे जो टाइम होता है उससे बाहर का काम कर देते हैं ये। हम एज्यूम करें कि हायर चार्जेस, एज्यूमिंग दैट हायर चार्जेस आर फिक्स्ड एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, व्हाट रेट शुड बी कोटेड बाय द कंपनी, तो कंपनी उसका क्या चार्जेस लगाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाना है कि कंपनी के वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं और उन्हीं एक्सपेंसेस पर हमें ऐड करके बताना है 20%। वो एक अलग चीज़ हो गई, बी पार्ट में हो गया। और ए पार्ट में हमें मशीना रेट निकालना है, कैलकुलेट मशीना रेट, वो एक अलग बात हो गई। तो 2 पार्ट में हमारा ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा। एक पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मशीना रेट निकालेंगे और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि क्या रेट होना चाहिए, कोटेशन क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट पर आवर, कंप्यूटेशन ऑफ मशीना रेट, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, बेस पीरियड। तो बेस पीरियड कितना लेना है और उसमें आवर्स कितने होंगे, ये तो भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें बता रखा है एक क्वार्टर में, एनुअल है, क्वार्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स हैं सब। तो जहाँ पर सब कुछ मिक्स होता है वहाँ पर हम लोग 1 ईयर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो क्वार्टर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो बेस है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ वीक्स पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की जानकारी दी गई है। 13 हफ्ते हैं एक क्वार्टर में, 13 वीक्स। एक हफ्ते में 48 घंटे काम होता है, 48 आवर्स। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 13 वीक में 48 आवर्स के हिसाब से 624 आवर्स हो गए। स्टॉपेज है माइनस स्टॉपेज 8 आवर्स पर मंथ, और क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो 24 घंटा काम रुक गया। और सेटअप टाइम, अब यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ पावर टू बी बोर्न बाय टोटल टाइम एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस स्टॉपेज। इसका मतलब हम लोग जब बात करेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स की, तो हमें 600 आवर्स लेना चाहिए, केवल स्टॉपेज वाला टाइम हटाना है। सेटअप टाइम हमारा प्रोडक्टिव टाइम माना जाएगा यहाँ। तो बेस पीरियड अगर हम क्वार्टर का लेते हैं 3 मंथ का, तो आवर्स हो जाएंगे इसमें 600, ठीक है। तो अब हम इसमें
एक तो स्टैंडिंग एक्सपेंस और एक वेरिएबल एक्सपेंस, इन दोनों की बात करते हैं। स्टैंडिंग एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस। सबसे पहले मशीन की कॉस्ट, तो डेप्रीशिएशन 2,40,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो ये हो गया 2,40,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय 20,000, लेकिन हमें 3 महीने का लेना है, तो 3 मंथ्स का हो गया 5,000 डिवाइड बाय 600, तो हमारा 8.33 रुपीज़ का एक्सपेंस आ जाएगा डेप्रीशिएशन का, 8.33। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस, यह है 24,000 पर एनम, 3 मंथ्स का आ जाएगा 6,000 डिवाइड बाय 600, 10 रुपीज़। कंज्यूमेबल स्टोर्स 30,000 into 3/12, 7,500 डिवाइड बाय 600, 12.5। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट है 40,000 पर क्वार्टर, और हमारे पास 5 मशीन है, तो जब हमारे पास एक जैसी 5 मशीनें हैं तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 8,000 आ जाएगा। ऑपरेटर्स वेजेस है 3,000 पर मंथ, और हमारे को लेने हैं इसके अंदर 3 मंथ्स, क्योंकि क्वार्टर है, तो 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। सुपरवाइज़र की सैलरी 5,000 पर मंथ है, इंटू 3 15,000, और इसके लिए बता रखा है सुपरवाइज़र 5 मशीनों को देख रहा है, तो डिवाइड बाय 5, तो सुपरवाइज़र की सैलरी 3,000 रुपीज़ आ जाएगी। पावर का एक्सपेंस लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पावर है 15 यूनिट्स पर आवर 3 के हिसाब से। पावर के लिए बता रखा है पावर इज कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन रन्स ओनली एंड नॉट फॉर सेटअप मेंटेनेंस, बट कॉस्ट ऑफ पावर ना तो ये सेटअप में चलती है ना ये मेंटेनेंस में चलती है, तो ये हमारे सेटअप स्टॉपेज मेंटेनेंस तो हो गया, सेटअप में हमारा 2 घंटा जा रहा है 1 वीक में, इसका मतलब 13 वीक में 2 घंटे के हिसाब से 26 आवर्स चले जाएंगे, तो पावर जो लगेगी वो 574 आवर्स के लिए पावर लगेगी, तो पावर का खर्चा आएगा 574 आवर्स के लिए, और 15 यूनिट 1 घंटे में 3 रुपये के हिसाब से, तो 45 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से एक्सपेंस आएगा पावर का। 25,830 रुपीज़ डिवाइड बाय 600, 43.05। दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन में लिखा है पावर का खर्चा ना तो मेंटेनेंस में यूज़ होगा
और ना ही सेटअप में। तो हमारे 624 घंटे पूरे साल क्वार्टर में थे, जिसमें से मेंटेनेंस के 24 आवर्स लेस कर दिए और सेटअप के 26 घंटा लेस कर दिए। तो इसका मतलब पावर का खर्चा 574 आवर्स के लिए होगा। और 1 घंटे का खर्चा कितना है पावर का? ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि पावर का 1 घंटे का जो खर्चा है वो 15 यूनिट है। 15 यूनिट 1 घंटे में 3 रुपये के हिसाब से, तो 15 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से 45 रुपीज़, तो 45 रुपये। 1 घंटे का खर्चा 574 आवर्स में 25,830 रुपीज़, और हमारे पास आवर्स हैं 600, तो 600 आवर्स से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंस हो गए। टोटल करते हैं तो टोटल हो गया 20,000। हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस 20,000 डिवाइड बाय 600, 33.33। वेरिएबल एक्सपेंस 5,000, 6,000, 7,500, 25,830, 44,330 हमारा वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। 8.33, 10, 12.5 और 43.05, 73.88, और टोटल आ गया फिक्स्ड प्लस वेरिएबल 107.21 या 22। 20,000 प्लस 44,330, 64,330। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। और बी पार्ट में बोला जा रहा है कि हमने एक्सेस कैपेसिटी देना है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट है 73 रुपीज़ 88 पैसा प्लस 20%, तो इसका 20% हो जाएगा 14.78। तो हम लोग 88.66 रुपीज़ के हिसाब से आउटसोर्स कर सकते हैं, हम यूज़ करने के लिए अपनी मशीन को दे सकते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी अवेलेबल है तो। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। है सिंपल लेकिन डिफरेंट है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वैसा नहीं है। निष्ठा लिमिटेड है, इन्होंने 3 डिफरेंट जॉब ABC ली हैं और इनमें ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ ए स्पेशल मशीन। एक मशीन यूज़ होती है और एक कंप्यूटर यूज़ होता है। तो इनके पास एक जॉब है अलग अलग ABC, और उसके लिए मशीन भी यूज़ होगी, कंप्यूटर भी यूज़ होगा। कंप्यूटर किराए का है और उसके जो हायर चार्जेस हैं वो है 4,20,000 पर एनम, 1 साल का 4,20,000। एक्सपेंस मशीन के हमें बता रखे हैं, रेंट, डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट चार्जेस। फर्स्ट मंथ, ये मंथ का डाटा दिया है। ऑफ ऑपरेशन कुछ हमें बता रखा है कि ABC जॉब पर जो नंबर ऑफ मशीन आवर्स लगे विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ये लगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट for the firm as a whole for the month when the computer was used and when the computer was not used। और हमें इंडिविजुअल जॉब मशीना रेट जॉब ABC का भी निकालना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, करते हैं। अभी करते हुए आपको समझ में आएगा। हमें इसमें मशीन के एक्सपेंस भी बता रखे हैं और कंप्यूटर के एक्सपेंस बता रखे हैं। कंप्यूटर के पर जो खर्चा हो रहा है वो केवल और केवल रेंट का हो रहा है।
बाकी सारा का सारा खर्चा मशीन का है। इसमें सबसे पहले देखें कि हमारे को जो बेस पीरियड है वो 1 मंथ का है, क्योंकि हमें ये 1 महीने के लिए दिया है जो मशीन चली है। और मशीन आवर्स अगर हम देखें तो मशीन कंप्यूटर के बगैर भी चली है, कंप्यूटर के साथ भी चली है। तो कंप्यूटर के बगैर और साथ मशीन हमेशा ही चली है। तो ये हो गए हमारे जॉब ए पर 1000 आवर्स, जॉब बी पर 1500 आवर्स, जॉब सी पर 1000 आवर्स, टोटल 3500 आवर्स। और हम देखें अगर एक्सपेंस, तो एक है रेंट 37,500 डिवाइड बाय 3, 12,500। डेप्रीशिएशन 1,20,000 डिवाइड बाय 12, 10,000। और इनडायरेक्ट चार्जेस 1,50,000 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये भी 1 ईयर का है, 12,500। टोटल खर्चा 35,000 और टोटल आवर्स 3500। तो मशीना रेट आ गई 35,000 डिवाइड बाय 3500, 10 रुपीज़। 3 एक्सपेंस थे, मैंने इसको सिंपल कर दिया। आप चाहें तो इसे स्टैंडिंग और वेरिएबल रनिंग में अलग अलग कर सकते हैं। स्टैंडिंग में रेंट और इनडायरेक्ट चार्जेस आ जाएंगे, रनिंग में मतलब केवल एक डेप्रीशिएशन का खर्चा आएगा। टोटल 10 रुपये मशीन आर रेट आ जाएगा। इसका मतलब अगर मशीन चलती है तो उस पर 10 रुपये पर आवर का एक्सपेंस होता है। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का 4,20,000 रुपये का रेंट है 1 साल का, हमें 1 महीने का चाहिए। ये 1 महीने की इंफॉर्मेशन है। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 12, तो 35,000 रुपीज़ रेंट है कंप्यूटर का 1 महीने का। और आवर्स कितने हैं कंप्यूटर के 1 महीने में? तो जब मशीन विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर चलती है, इसका मतलब कंप्यूटर उस समय चलता है। और कंप्यूटर के आवर्स हैं 400 जॉब ए में, 600 जॉब बी में और 1000 जॉब सी में, टोटल 2000 घंटे। तो 2000 घंटे हमारी चलती है मशीन कंप्यूटर और उस पर 35,000 रुपये का खर्चा आता है। इसका मतलब 1 घंटे का खर्चा कंप्यूटर का 17.5 है। तो जब मशीन चलेगी विद कंप्यूटर तो खर्चा आएगा 10 रुपये मशीन का और 17.5 रुपये कंप्यूटर का, तो 27.5। और जब मशीन चलेगी अकेले बिना कंप्यूटर के तो उसका खर्चा केवल 10 रुपये आएगा, मशीन ओनली 10 रुपीज़। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट का आंसर निकालते हैं। और बी पार्ट का आंसर है कि जॉब ए बी सी की कॉस्ट, जॉब ए बी और सी की जॉब ए में विदाउट कंप्यूटर 10 रुपये के हिसाब से, और विद कंप्यूटर जो जॉब आ रही है, हमारी कॉस्टिंग आ रही है, वो आ रही है 400 इंटू 27.5, 11,000। तो टोटल आ गया 17,000 और आवर्स हैं 1000। तो ये 1 घंटे का जो रेट आ गया वो 17 रुपये आ गया जॉब ए का। जॉब बी की बात करते हैं। जॉब बी में बिना कंप्यूटर के 900 घंटा चल रहा है, 9,000।
और कंप्यूटर के साथ 600 घंटा चल रहा है। $16,500, तो टोटल 25,500 डिवाइड बाय 1500 घंटे, तो ये भी 17 रुपये आ रहा है। सी की बात करते हैं। सी में तो केवल और केवल कंप्यूटर के साथ ही काम हो रहा है, तो रेट भी 27.5 ही आएगा। तो 17 रुपये और 27.5 का रेट है ABC जॉब का, और केवल मशीन चलेगी तो 10 रुपये और कंप्यूटर के साथ चलेगी तो 27.50 रुपये। लीजिए आखिरी क्वेश्चन आ गया मशीना रेट का। उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मशीना रेट के मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि आप गदगद हो जाएं और उसके बाद में आपका मन ही ना करे कि भैया कोई टेंशन ही ना हो मशीना रेट निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर हमें मशीना रेट निकालनी है डिपार्टमेंट ए और बी की। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे पास, और पावर का खर्चा हमें बांटना पड़ेगा, नहीं दिया। स्पेयर पार्ट्स दिया है, कंज्यूमेबल ये सब कुछ एक्सपेंस दे रखे हैं। ये है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंस। द फाइनल एस्टिमेट आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिगर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, ये इसमें और नई चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें एस्टिमेट करना है। स्पेयर पार्ट्स का खर्चा 10% से इंक्रीज हो रहा है और 20% इन द कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर डिपार्टमेंट बी ओनली। स्पेयर पार्ट्स का खर्चा प्राइस में जो खर्चा प्राइस बढ़ रहा है स्पेयर पार्ट्स का, साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है, और जो कंजम्पशन बढ़ रही है वो 10% हमारा ए और 10% हमारा बी दोनों बढ़ रहा है। साथ ही साथ बी में 20% कंजम्पशन भी बढ़ रही है प्राइस के साथ साथ। जो डेप्रीशिएशन है 10% है पहले, अब 12% करना है, तो ये 12% करना है 10 से। 15% वेज रेट बढ़ रहे हैं, जनरल इंक्रीज इन वेज रेट्स, तो पावर स्पेयर कंज्यूमेबल डेप्रीशिएशन इनडायरेक्ट वेजेस में वेज रेट बढ़ने का असर आएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट ए और बी में लेबर आवर्स, किलोवाट रेटिंग, मशीन आवर्स, फ्लोर एरिया। तो हमें बताना है मशीना रेट दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। तो डिपार्टमेंट, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट ए भी है तो हम चाहें तो वहाँ पर आवर बेसिस पर कैलकुलेशन ना करें, टोटल पर कर लें, लास्ट में आर से डिवाइड कर देंगे। इसमें सारा ही का सारा एक्सपेंस हमें एक पर्टिकुलर पीरियड का दे रखा है, मशीन आवर्स भी हमें दे रखे हैं। तो बेस पीरियड क्या है शायद क्लियर नहीं दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग वर्कआउट द रेट, और मशीन आवर्स हमें दे दिए, तो बेस पीरियड नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है हमें। चलिए अब हम फिक्स्ड, और इन क्वेश्चंस में फिक्स्ड वेरिएबल भी इतनी टेंशन नहीं देते। पावर का खर्चा है। अब पावर के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, अलग अलग नहीं दिया, तो पावर के लिए हमें ए और बी में
पावर किस रेशो में बढ़ना चाहिए, किलोवाट इंटू मशीन आवर्स। तो 3 इंटू 25 75,000, 2 इंटू 30 60,000। तो 75 और 60 के रेशो में ये डिवाइड होना चाहिए, तो इस रेशो में बांट देते हैं। तो 13,500 को इस रेशो में बांटिए, 7,500 और 6,000 आ जाएगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स की। जो स्पेयर पार्ट्स है इसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑलरेडी 3,000 है, उसे 10% बढ़ाना है, तो 3,300 हो जाएगा। 5,000 को 10% बढ़ाइए, पहले 5,500 हो जाएगा। फिर 5,500 को 20% बढ़ाइए तो 6,600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,300 एंड 6,600। इसके बाद है कंज्यूमेबल स्टोर्स। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, आप चाहें तो इसको वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है 10,000 12,000 और ये 10% से है और 12% से निकालना है। तो जैसे डिपार्टमेंट ये है 10,000, ये 10% से है और 12% से निकालना है, तो ये 12,000 हो जाएगा। और ये 20 है तो ये 24,000 हो जाएगा। 10% है, 12 से कैलकुलेट करना है। इंश्योरेंस हमारा वैल्यू के रेशो में बढ़ता है, और इंश्योरेंस के लिए पावर स्पेयर पार्ट्स डेप्रीशिएशन भी वैल्यू पर लगता है और इंश्योरेंस भी वैल्यू पर लगता है। तो डेप्रीशिएशन का जो रेशो है वो आपस में 1:2 का रेशो है। तो जो डेप्रीशिएशन का रेशो है वही इंश्योरेंस का रेशो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पर लगते हैं। तो वैल्यू पर लगने की वजह से मैं इसे 1:2 के रेशो में बांट रहा हूँ, 1,000 2,000। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बढ़नी चाहिए। डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया है तो डायरेक्ट वेजेस आर के रेशो में बढ़ना चाहिए, और बता रखा 15% इंक्रीज है। इनडायरेक्ट वेजेस 40,000 प्लस 15%, 40,000 प्लस 15% हो जाएगा 46,000। और इनडायरेक्ट वेजेस जो बढ़ेगा वो डायरेक्ट वेजेस के रेशो में होगा। डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया लेकिन डायरेक्ट वेजेस आर्स हैं, विच इज 8:12 के रेशो में, मीन्स 2:3। तो 46,000 को 2:3 के रेशो में बांट देते हैं। 18,400 और 27,600। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस या तो बिल्डिंग की वैल्यू या एरिया के रेशो में, तो फ्लोर एरिया दिया है तो 15 और 20 के रेशो में हम, मतलब 15-20 मतलब 3:4 के रेशो में बांट देते हैं, 3,000 एंड 4,000। तो स्पेयर पार्ट्स ले लिया, डेप्रीशिएशन ले लिया, कंजम्पशन ले लिया, इंक्रीज इन ले लिया। टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ए के लिए 3,300, 2,000, 1,000, 18,400, 3,000, 27,700।
और 75 प्लस 12,000 19,500, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 47,200। यहाँ पर आ जाएगा 43,200 और 73,200 30,000। आर से हमारे पास 80,000 और 1,20,000, तो रेट पर आ जाएगा 47,200 डिवाइड बाय 80,000। मशीना रेट के लिए मशीना रेट हमारे पास हैं, एडिट में ले लीजिएगा, इसको भी मशीन आवर्स लेने हैं हमें। तो मशीन आवर्स आ जाएंगे हमारे पास 25,000 और 30,000। 47,200 डिवाइड बाय 25,000 1.89 और 73,200 डिवाइड बाय 30,000 2.44। तो इस तरीके से हमने मशीन आवर रेट का टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। याद करिए, हम लोगों ने अभी तक सीखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और अब हमारा नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स।